इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल दिस टू एवरी वन ऑफ यू, दिस इज द हाई क्वालिटी कंटेंट ऑन फंडामेंटल राइट्स। इस वीडियो में मैंने पूरा का पूरा फंडामेंटल राइट्स को बहुत ही कम टाइम में एक शॉट में रैप अप करने की कोशिश किया। हमारा पूरा फोकस होगा यूपीएससी के थीम्स पे, जहां पे यूपीएससी बार बार हिट करता है अपने एग्जाम में। फंडामेंटल राइट एक बहुत बड़ा चैप्टर है, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक मल्टीपल राइट्स, मल्टीपल क्लॉजेस, मल्टीपल केसेस बहुत कुछ आते हैं। लेकिन हम इसमें कोशिश करेंगे कि एग्जाम के रिक्वायरमेंट को मीट करते हुए इस चैप्टर को जल्द से जल्द रैप अप करें। सबसे पहली बात, ये चैप्टर या फिर ये वीडियो उन सारे एस्पिरेंट्स के लिए नहीं है जिन्होंने आज तक एक बार भी फंडामेंटल राइट्स को नहीं पढ़ा है। अगर आपने थोड़ा भी फंडामेंटल राइट पहले पढ़ा हुआ है और अगर आपको बेसिक आइडिया है, देन दिस वीडियो इज ओनली फॉर यू, राइट? सो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे क्या, पूरा का पूरा फंडामेंटल राइट में सबसे पहले आपको मैं कुछ थीम्स बताऊंगा। थीम्स मतलब पर्टिकुलरली वो एरिया जहां से यूपीएससी हर बार एग्जाम में हिट करता है, पिछले 10-15 साल से करते आ रहा है और हाई चांसेस आगे भी करेगा। क्या है वो थीम? सबसे पहला है आपका आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में ना दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आज इसको डिटेल में देखेंगे। एक है इक्वालिटी बिफोर लॉ और दूसरा कॉन्सेप्ट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इन दोनों कॉन्सेप्ट के बीच के डिफरेंस को लेकर के यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछता है। कभी इक्वालिटी बिफोर लॉ में आपका नॉलेज को टेस्ट करता है, कभी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में आपका नॉलेज टेस्ट करता है, और इन दोनों कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन पे एक अच्छा क्वेश्चन बनाता है जहां पे 90% बच्चे गलती करके आते हैं। अब आज के वीडियो के बाद में वो सारे के सारे गलती और इश्यूज खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आज हम वीडियो में इन सारे कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ बहुत बेसिक से, जैसे बच्चे समझते हैं ना, वैसे समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट आर्टिकल है, दैट इज आर्टिकल 18। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये आर्टिकल कहीं ना कहता है कि आप टाइटल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, राइट? जैसे पहले के जमाने में था ना, महाराजा धीराजा और ऐसे टाइटल्स लोग इस्तेमाल करते थे। बेसिकली यहाँ पे एक्सेप्शन है कि दो ही टाइटल आप यूज कर सकते हैं, एक तो आप मिलिट्री का टाइटल और दूसरा डिफेंस का टाइटल। मतलब अगर आपने मिलिट्री में कैप्टन, मेजर ऐसे कोई रैंक से रिटायर हुए हैं तो उस वर्ड को अपने नाम के साथ यूज कर सकते हैं, या फिर आपने एकेडमिक्स में डॉक्टरेट किया है, कोई अच्छी डिग्री की है, तो उसको अपने टाइटल के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी टाइटल नहीं यूज कर सकते, ताकि समाज में इक्वालिटी रहे, सबको हम एक समान उनके नाम से बुलाएं। बेसिकली इस टॉपिक पे, इस आर्टिकल पे वो क्वेश्चन कैसे बनाता है, तो वो ऐसे जोड़ देता है कि जो आपको अवार्ड्स मिलते हैं, फॉर एग्जांपल भारत रत्न एंड ऑल दिस अवार्ड, राइट? जो भी अवार्ड्स मिलते हैं, क्या उन अवार्ड्स को हम एज अ टाइटल यूज कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो क्या आर्टिकल 18 का वॉयलेशन नहीं हो रहा वहां पे? इस टाइप से आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को चेक करता है। आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे इस चैप्टर को कंप्लीट करके, जो यूपीएससी ने पिछले कुछ सालों में पूछा हुआ है, एंड आई विल सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चन, और मैं दिखाऊंगा किस तरीके से उनको ब्रेकआउट करना है। ये सारे के सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट है आर्टिकल 20, है ना, और एक है आर्टिकल 22। इन दोनों के बीच में कंफ्यूज करने की कोशिश करता है कहीं ना कहीं, क्या है, दोनों आर्टिकल्स कवर करेंगे। और एक है सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल 21, यूपीएससी फेवरेट आर्टिकल। क्या है ये? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। एक्चुअली आर्टिकल 21 जो है बेसिकली राइट टू लाइफ विद डिग्निटी है, बट उसके अंदर भी दो इंपॉर्टेंट से कॉन्सेप्ट आते हैं, एक है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और दूसरा है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। एकदम पैरेलली, जैसे आर्टिकल 14 में दो कॉन्सेप्ट है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जैसे वहां पे यूपीएससी कंफ्यूज करता है एग्जैक्टली ऑन आर्टिकल 21 ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। इन दोनों के बीच में भी यूपीएससी बार बार कैंडिडेट्स को कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। इन बेसिक आर्टिकल के बाद में यूपीएससी का एक सबसे लास्ट एरिया है जहां पे वो हिट करेगा, वो है रिट पिटिशन। मतलब हैबियस कॉर्पस क्या है, मैंडेमस क्या है, सर्टियोररी क्या है, प्रोहिबिशन क्या है, क्यो वारंटो क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फंडामेंटल राइट में हर दूसरे साल ये क्वेश्चन आता है। 23 का पेपर उठाओ, 22 का उठाओ, 24 का उठाओ, हर साल आपको क्वेश्चन मिलता है। 25 में भी आ सकता है, हाई चांसेस, प्रेडिक्शन कोई नहीं कर सकता, बट पिछले ट्रेंड को देख करके लगता है कि चांस है आएगा। थीम है, और थीम में भी इन्हीं एरिया से आएगा। अगर मैं आर्टिकल्स की बात करूं ना, तो फंडामेंटल राइट में आपके पास में आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक सारे के सारे आर्टिकल्स हैं, लेकिन यूपीएससी इन्हीं आर्टिकल्स पे बार बार क्वेश्चन पूछता है। अगर आप पिछले 10 साल के क्वेश्चन को एनालिसिस करो तो, और सिर्फ रिट पिटीशंस पे क्वेश्चन पूछता है। अब अगर हम पढ़ने लग जाए मेनका गांधी केस क्या था, है ना, मंडल कमीशन क्या था, तो यूपीएससी विल नेवर आस्क क्वेश्चन ऑन दोस टॉपिक। ना ही वो ये पूछने जा रहा है कि आर्टिकल 34 क्या है, 35 क्या है, 33 क्या है। उसको बस पूछना है तो यहां पूछना है, और प्रिसाइजली पूछना है। तो इन पैटर्न्स पे, क्योंकि बहुत कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ढूंढती है ऐसे डिफरेंसेस, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, यहां पे बहुत माइन्यूट लेवल पे आपके साथ एप्लीकेशन पे क्वेश्चन पूछेगा। सो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। चैनल वीडियो स्टार्ट करते करते आई हैव एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट फॉर एवरी वन ऑफ यू। इसको एक बार सुनते हैं 30 सेकंड के अंदर, और फिर हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पावर आइस में मैंने मेंटरशिप प्रोग्राम को स्टार्ट किया है स्पेशली 2026 के लिए। अगर आप एक एस्पिरेंट है और आपको 2026 में यूपीएससी अटेम्प्ट करना है, तो मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है।
सबसे पहली बात, इस प्रोग्राम में होगा क्या, डेली बेसिस पे आपको असाइनमेंट मिलेगा, मतलब आपको टॉपिक मिलेगा कि क्या टॉपिक कैसे कब कवर करना है। आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कभी भी डायरेक्टली इंटरेक्शन कर सकते हैं। 24/7 आई एम अवेलेबल ऑन द व्हाट्सएप, यू कैन डायरेक्टली टेक्स्ट मी, हम मीटिंग शेड्यूल करके वी कैन डिस्कस दोस डाउट्स। नेक्स्ट, थीम्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग कहते हैं ना एवरीथिंग अंडर द सन इज द सिलेबस ऑफ यूपीएससी, दैट इज नॉट ट्रू। यूपीएससी का सिलेबस हर कुछ नहीं है। यूपीएससी विल आस्क क्वेश्चन फ्रॉम सर्टेन थीम्स, फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट, बहुत बड़ा चैप्टर मैंने तोड़ करके एक स्लाइड में दिखा दिया कहां से बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। अभी समझाऊंगा, पीवाईक्यू कराऊंगा तो आप और कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि यहीं से पूछता है। एग्जैक्टली ऑन अ पैरेलल नोट, जो भी सब्जेक्ट है उनके इंपॉर्टेंट थीम्स जहां से बार बार क्वेश्चन आ रहा है, प्लस कुछ टेस्ट करेंगे और प्रीवियस क्वेश्चन को कमांड करेंगे। ये हमारा बेसिक, अभी बेसिक ऑपरेंडी है, स्पेशली फॉर 2026 का जो अटेम्प्ट वाले बच्चे हैं। 2 महीने के बाद इसी बैच में मैं आंसर राइटिंग भी स्टार्ट करवाऊंगा। अभी मैंने यहाँ पे आंसर राइटिंग ऐड नहीं किया है, व्हाई, बिकॉज आई स्ट्रांगली फील आंसर राइटिंग लिखने से पहले कुछ कंटेंट होना जरूरी है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो, फिर आंसर राइटिंग पे चलेंगे एटलीस्ट 2 महीने तक। तो ये हमने स्टार्ट कर दिया हुआ है। द चार्जेस आर वेरी नॉमिनल, आई थिंक द लीस्ट इन द यूपीएससी मार्केट, दैट इज 499 मंथली। एंड दिस इज समथिंग बिकॉज आई स्ट्रांगली फील हर वो एस्पिरेंट जो यूपीएससी में बहुत बड़ा बैनर देख के 12,000 15,000 का फीस स्ट्रक्चर देख के मेंटरशिप प्रोग्राम का जो एडमिशन नहीं ले पाता, एटलीस्ट इस प्राइस रेंज में तो वो ले सकता है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इसकी मंथली बेसिस पे, ऐसा भी नहीं है कि यू आर सपोज टू पे, आप 5,000 रुपए पे कर दो एक बार में और आप पूरे प्रोग्राम में आओ, आपको अच्छा नहीं लगा, यू कैन नॉट क्विट बिकॉज आपने बहुत बड़ा अमाउंट पे कर दिया। बहुत छोटा सा अमाउंट है मंथली बेसिस पे, आपके सेटिस्फेक्शन के ऊपर में। एनीवेज, आई डोंट थिंक अबाउट द अमाउंट, बेसिकली दिस प्रोग्राम इज ऑल अबाउट मेंटरशिप, about completing the syllabus of UPSC, and we have started that. If you want, you can definitely text me. This is the WhatsApp number here I have given, and then I'll be asking some question आपके प्रिपरेशन को लेकर के, जीएस कितना हुआ, सीसेट कितना हुआ, उस बेसिस पे एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे और आपको ग्रुप में ऐड करूंगा। और हम गूगल मीट्स पे इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, वी आर डेफिनेटली डूइंग दैट इन गूगल मीट्स। एनीवेज, सो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द कंटेंट। आज जो हम स्टार्ट करें दैट इज फंडामेंटल राइट्स। देखो, फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट करने से पहले ना, सबसे पहले लेट मी टेल यू ऑल कि फंडामेंटल राइट्स होते कितने। तो फंडामेंटल राइट्स को ना 6 अलग अलग पेयर्स में डिवाइड किया गया है, जैसे आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे। राइट टू इक्वालिटी कहां से कहां तक है, तो आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक आपकी इक्वालिटी की राइट्स होती है। फ्रीडम के राइट्स कहां कहां तक है, आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक आपका फ्रीडम का राइट है। एक्सप्लॉइटेशन का राइट कौन कौन सा है, तो एक्सप्लॉइटेशन का राइट है आपका आर्टिकल 23 एंड 24, है ना। रिलीजन वाला राइट कौन सा है, धर्म को लेकर के 25 से लेके 28, ठीक है। कल्चरल एजुकेशनल राइट कौन सा है, 29 एंड 30। और लास्ट में आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है वो है आर्टिकल 32। आर्टिकल 31 कभी राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था, उसको हटा दिया गया 44th अमेंडमेंट 1978 के थ्रू। बट बेसिकली दीज आर द इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जिसको आपको पढ़ना होता है फंडामेंटल राइट्स में। सारे के सारे आर्टिकल्स फंडामेंटल राइट्स में आते हैं। अगर मैं थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करूं तो फंडामेंटल राइट आपका आर्टिकल कहां से कहां तक है, तो 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक है। कौन से पार्ट में है, तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में है, राइट। और फंडामेंटल राइट्स के बारे में कहते हैं कि दे आर लीगली जस्टिशिएबल। जस्टिशिएबल का मतलब होता है न्यायाचित, यानी कि आपके मौलिक अधिकारों का अगर हनन हो रहा है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट आपके राइट्स को रीस्टोर करेगा, मतलब ये लीगली इन्फोर्सेबल है। ये बहुत बेसिक सा इंफॉर्मेशन है। आई सिंसियरली एक्सपेक्ट एवरी वन ऑफ यू इतना बेसिक इंफॉर्मेशन तो आपको पता होना ही चाहिए। चलो, तो ये है आपका बेसिक अबाउट फंडामेंटल राइट एंड लेट्स गो अहेड। अब अगर हम फंडामेंटल राइट्स को ना पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो मैं 10 मिनट के अंदर में कोशिश करूंगा कि आपको एक बार ब्रीफ बता दूं सारे आर्टिकल्स के बारे में, ताकि सपोजिटली अगर आपको दिक्कत है, रिवाइज करने में इशू है, राइट, तो एक क्लियर रिवीजन हो जाएगा, फिर क्वेश्चंस पे आएंगे, फिर थीम्स पे आएंगे, राइट। देखो, आपका राइट टू इक्वालिटी होता है आर्टिकल 14 से लेके 18, यानी कि अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक आपके पास समानता का अधिकार, इक्वालिटी के राइट्स की बात करता है। प्रिसाइजली बात करें आर्टिकल 14 की तो क्या बोलता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून की नजर में ना सब इंसान एक समान है। अब इसके 2 कॉन्सेप्ट है, एक तो इक्वालिटी बिफोर लॉ और एक है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। उसको अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी एक बार सारे आर्टिकल्स को फटाफट रैप अप करते हैं, राइट। तो आर्टिकल 14 क्या बोलता है कि स्टेट जो है किसी को डिनाई नहीं करेगा, किसी भी पर्सन को, मतलब इक्वालिटी डिनाई नहीं करेगा, सबको समान इक्वालिटी देगा, एंड दैट इज व्हाट इज गिवन हियर। आर्टिकल में क्या दिया हुआ है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एक पहला कॉन्सेप्ट और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एक दूसरा कॉन्सेप्ट, दोनों चीज यहाँ पे दिया हुआ है। आर्टिकल 15 बोलता है किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, और आर्टिकल 15 प्रिसाइजली 5 ग्राउंड बताता है कि इन 5 ग्राउंड्स पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। कास्ट, क्रीड, सेक्स, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, इन 5 ग्राउंड्स पे आप कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। फिर से बता रहा हूं, रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ,
अगर इन 5 ग्राउंड्स पे आपने किसी के साथ भी भेदभाव किया, राइट, तो आप उसके अनुच्छेद 15 का हनन कर रहे हैं। आर्टिकल 16 क्या बोलता है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कोई भी एग्जाम है, कहीं भी कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है, सब इंसान को समान अवसर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जिनके पास में 8 लाख 10 लाख रुपए सालाना इनकम है सिर्फ वही अप्लाई कर सकते, जिनके पास उतनी इनकम नहीं वो अप्लाई नहीं कर सकते। मैं ये एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि इस टाइप के ना कुछ बहुत ही वियर्ड से फ्रेमवर्क हुआ करते थे ब्रिटिश इंडिया के टाइम में, वोट्स को लेके, एग्जाम्स को लेके, वोटिंग राइट भी उनको मिलती था, जिनके पास पैसा था, एग्जाम भी वही देते थे जो प्रिविलेज थे। लेकिन ऐसा नहीं है, राइट। वी आर इन द इंडिपेंडेंट कंट्री एंड वी आर इन द कंट्री जहां पे फंडामेंटल राइट ने सबको इक्वालिटी पे एक लगा के एक बेसिक बैलेंस पे खड़ा किया हुआ है। तो इक्वालिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो हर इंसान, स्पेशली कब, तो अगर पब्लिक इंप्लॉयमेंट, गवर्नमेंट जॉब्स की बात कर रहे हैं, तो सबके पास में समान अवसर होगा। क्या है ये? अनुच्छेद 16। 17 बोलता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आप किसी के साथ छुआछूत नहीं कर सकते और किसी भी प्रकार में नहीं कर सकते। जैसे छुआछूत का तो कोई डेफिनेशन नहीं है ना, मैं आपको बोल दूं कि आप किसी को इस तरीके से छुआछूत मत करो कि उसकी परछाई को देख के भागने लगो, तो आपने एक नया कर दिया, आपने स्टार्ट कर दिया कि हम उसके कुएं से पानी नहीं पिएंगे। तो आप जिस भी प्रकार से छुआछूत करते हैं इन एनी फॉर्मेट, इट इज कंप्लीटली एबोलिश्ड अंडर आर्टिकल 17, राइट। इसने यहाँ पे लिखा हुआ है दिस आर्टिकल एबोलिशेस अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म। किसी भी प्रकार से अगर आप कर रहे हैं तो वो क्या इलीगल है, यू हैव टू लीव दैट। बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं, वो ना ये आर्टिकल 17 और आर्टिकल 15 में कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है अनटचेबिलिटी इज अ काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, किसी के साथ छुआछूत कर रहे हैं यानी कि हम भेदभाव ही कर रहे हैं ना। बट इसको याद रखो, डिस्क्रिमिनेशन एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है और आपका आर्टिकल 15 5 ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा है। अनटचेबिलिटी एक क्लियर पर्सपेक्टिव है कि हर प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं, छुआछूत वाला डिस्क्रिमिनेशन तो 101% नहीं ही करना है। अगर कर रहे हो तो क्या प्रॉब्लम है, आप उस इंसान के साथ में, स्पेशली टू दैट पर्सन, उसके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हो। दिस इज अबाउट आर्टिकल 17 जो कि हमने यहां पे कवर कर लिया। एक लास्ट है आपका, दैट इज एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आप टाइटल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि आप अपने टाइटल्स में महाराजा, धीराजा इस टाइप के नाम और वर्ड्स को इस्तेमाल करने लग जाओ। टाइटल्स आर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम टाइटल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो क्या हम इस टाइप के वर्ड्स यूज कर सकते हैं, लाइक भारत रत्न एंड ऑल दैट जो भी अवार्ड्स मिलते हैं? नहीं, नॉट एट ऑल, यू कैन नॉट इवन यूज दिस काइंड ऑफ वर्ड्स। सो दिस इज अबाउट आर्टिकल 18। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसमें एक्सेप्शन क्या है? तो इसमें एक्सेप्शन है कि आप एजुकेशनल टाइटल यानी कि आप डॉक्टर वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो अपने नाम के साथ में, और एजुकेशनल टाइटल के साथ साथ आप मिलिट्री टाइटल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैप्टन, मेजर, वॉट एवर द रैंक यू आर रिटायर्ड विद, आप उस टाइटल को यूज कर सकते हैं। तो ये आपके बेसिकली इक्वालिटी के राइट्स है। अब बच्चे बोलेंगे सर इतने राइट्स कैसे याद करें? देखो मैं बार बार बोलता हूं, ये आर्टिकल्स मुझे कैसे याद हुए, मैंने बार बार अट्टा नहीं मारा है, मैं इसको ना रिवाइज करता हूँ। आफ्टर 10 डेज, 15 डेज, 1 मंथ, आई जस्ट गो एंड आई रिवाइज देम। और एक दूसरा रीजन ये भी है कि आई यूज टू टीच दिस आर्टिकल्स, तो मुझे ध्यान में है कि कौन सा आर्टिकल क्या है, उसका ब्रॉड फ्रेमवर्क क्या है, उसके अंदर प्रोविजंस कैसे हैं। सो आई सिंसियरली रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, इस वीडियो को देख करके चले मत जाना, इसको रिवाइज भी करना। ये पूरा का पूरा जो नोट्स है, जो पीपीटी है, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, यूपीएससी बाय रुपेश। उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा, वहां पे क्लिक करोगे पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा, इसको रिवाइज करना, राइट। यहाँ पे बहुत ही हाई क्वालिटी कंटेंट को मैं बहुत कम स्पेस पे कंसाइज किया हुआ है। एनीवेज, अगर हम और आगे जाएंगे तो आपको अब आर्टिकल 19 दिखाई देगा, है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 19 ये बेसिकली ना 6 ग्राउंड है जहां पे आपको क्या फ्रीडम की बात करता है। कौन कौन सा ग्राउंड है? सबके पास में स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने का अधिकार, पीसफुल तरीके से आप असेंबल हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप असेंबली हो रहे हैं तो वहां पे आप लड़ाई करने लगे, नहीं, पीसफुल असेंबली इज योर राइट, आप हो सकते हैं। फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब ऐसा नहीं है कि तेलंगाना का रहने वाला इंसान अगर कल लद्दाख में गया तो लद्दाख के लोग उसके साथ भेदभाव करने लगे, नहीं, आप कहीं भी अपने देश में रह सकते हैं। दिस इज अ कंप्लीट फ्रीडम। आर्टिकल 19 के अंदर में दिस फ्रीडम इज गिवन टू यू, राइट। नेक्स्ट क्या है? फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, राइट, और कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन। ये भी अधिकार है कि आप जिस तरीके का प्रोफेशन चाहे कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको भारत में रहना है तो आपको एक्स प्रोफेशन ही करना है, वाई प्रोफेशन ही करना है, नहीं, एनी काइंड ऑफ प्रोफेशन यू वांट टू डू यू कैन प्रैक्टिस दैट, इट इज कंप्लीटली ऑन यू। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब आप कल से ह्यूमन ट्रैफिकिंग शुरू कर दो, मानव तस्करी का काम शुरू कर दो, ड्रग्स वग्स बेचना शुरू कर दो, नहीं। इसमें एक एक्सेप्शन ये है कि वो काम मोरली और इथिकली सही होना चाहिए, देन ओनली यू शुड डू इट। तो ये एक इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक है फॉर्मिंग एसोसिएशन यूनियन, इट इज डेफिनेट, आप अपना एसोसिएशन बना सकते हो, अपना यूनियन बना सकते हो। ये राइट क्यों दिया गया? क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट का टाइम पीरियड में ना, जब लोगों को समस्या होती थी और जब वो अपना एक यूनियन बनाते थे अंग्रेजों के अगेंस्ट में, तो अंग्रेज उस यूनियन को दबाने की कोशिश करते थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि ये यूनियन उनके ऊपर में एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है। लेकिन आज के टाइम में, इन टुडेज टाइम, यू कैन डेफिनेटली फॉर्म यूनियन और एसोसिएशन बिकॉज
आप एक डेमोक्रेटिक सेटअप में रह रहे हैं एंड यू कैन क्रिएट प्रेशर ओवर द गवर्नमेंट अगर आपके डिमांड्स फुलफिल नहीं हो रही, ये आपके राइट्स के पार्ट है, इट इज अंडर योर आर्टिकल 19, इट इज द फंडामेंटल राइट, है ना। नेक्स्ट है आपका फ्री मूवमेंट थ्रू आउट द कंट्री, देश में कहीं भी जा सकते हो, फ्री मूवमेंट कर सकते हो, ये भी आपके पास में क्या है, फंडामेंटल राइट है। एक इसके अंदर में एक्सेप्शन ये है कि उन एरियाज जहां पे आपको स्पेशल परमिट की जरूरत है उन जगह पे आपको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, क्योंकि उन एरियाज में लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो सकता है, उन एरियाज में किसी खास कम्युनिटी को डेवलप करने का बात हो सकता है, फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट, है ना, वहां पे कुछ स्टेट्स में आने के लिए आपको परमिट लेना पड़ता है, बट आप किसी भी अपने पूरे देश में किसी भी स्टेट में घूम सकते हो, ये भी आपका मौलिक अधिकार है। तो मैंने आपको आर्टिकल 19 के अंदर ना 6 अधिकार बताया। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 19 गिव्स यू 4 राइट्स, नहीं, इट गिव्स यू 6 राइट। बहुत बेसिक बता रहा हूं, बच्चों की तरह बता रहा हूं, ताकि यहां से क्वेश्चन गलत नहीं हो एग्जाम में, राइट। नेक्स्ट है आर्टिकल 20, क्या बोलता है, बहुत इंटरेस्टिंग है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। आपने जो भी गलती किया है ना, आपको उसी गलती की सजा मिलनी चाहिए और आपके पास में अधिकार भी होने चाहिए कुछ। पहले ये जानते हैं कि आर्टिकल क्या क्या रहा है। सबसे पहले ये बोल रहा है क्या कि कोई भी इंसान जिसने गलती की है, राइट, उसको आप एक्सेसिव पनिशमेंट नहीं दे सकते, आप उसको उतना ही पनिशमेंट दो जितना उसने गलती की है। तो इसमें कुछ 3-4 वर्ड्स है। एक है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, मतलब जब उसने गलती की, राइट, उस टाइम पीरियड पे अगर मतलब उसने कोई काम किया और उस टाइम पीरियड पे वो क्राइम नहीं था, वो बाद में क्राइम हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको आप फिर से पनिशमेंट दे दो कि वो उस वक्त क्राइम नहीं था लेकिन अब वो काम करना तो क्राइम है, उस क्राइम का ये सजा, आपको ये सजा मिलेगी, नहीं। जिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उसने उस काम को किया, अगर उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो क्राइम नहीं है, तो आज के टाइम पीरियड में आप आज के अकॉर्डिंग उसको सजा नहीं दे सकते, वो एक बेकसूर है, राइट। ऐसा नहीं कि 2019 में उसने कुछ काम किया तो वो क्राइम नहीं है, लेकिन 2023 में अब उसको हमने क्राइम कह दिया, तो अब हम 2023 में उसको क्रिमिनल मान रहे हैं, नहीं, उसने 2019 में किया था, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में इट वाज नॉट ए क्राइम, सो ही विल नॉट गेट दी, ऑब्वियसली बात है, पनिशमेंट इसको नहीं मिलेगी। तो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, लिमिट ऑन पेनल्टी, आप किसी के ऊपर भी पेनल्टी लगाओ तो ये ध्यान में रख के लगाओ कि एक इंसान को एक ही बार पेनल्टी लगे, ऐसा नहीं कि आप 10 बार लगा दो, तो उसके ऊपर में एक लिमिट होना चाहिए। उसी से रिलेटेड है डबल जियोपार्डी, मतलब अगर उसने एक बार गलती की तो एक बार सजा, ऐसा नहीं कि आप उसको 2 बार 3 बार सजा दे रहे हो। एंड नेक्स्ट इज सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब किसी भी इंसान को जबरदस्ती खुद के अगेंस्ट सबूत पैदा करने के लिए, खुद के अगेंस्ट अपने मिस्टेक्स को जबरदस्ती एक्सेप्ट करने के लिए आप फोर्स नहीं कर सकते। सेल्फ इंक्रिमिनेशन ये क्यों है, क्योंकि बहुत बार होता है ना कि पुलिस जबरदस्ती प्रेशर में डाल करके कन्विक्ट को कहती है कि तुम एक्सेप्ट करो कि तुमने क्राइम किया हुआ है, राइट, और वो प्रेशर में आके बिकॉज ऑफ कंपेलिंग सिचुएशन ही एक्सेप्ट दैट। तो हर इंसान अपने खुद के क्राइम के लिए एविडेंट नहीं हो सकता, राइट, आप उसको जबरदस्ती एविडेंट नहीं बना सकते। आपने बहुत बार ऐसे मूवीज में भी देखा होगा कि पुलिस अगर जबरदस्ती बोले कि तुमने क्राइम किया है, एक्सेप्ट करो, उसके साथ टॉर्चर करे, वो साइन कर देता है कि चलो मैंने क्राइम किया है। लेकिन अगर वो अगले दिन कोर्ट में आके बोले कि मैंने गलती से साइन किया है, मुझे प्रेशर में साइन कराया गया, राइट, पुलिस के प्रेशर में आके मैंने साइन किया बट मैंने क्राइम नहीं किया, तो कोर्ट किसका सुनेगा, पुलिस का या उस इंसान का? डेफिनेट सी बात है, उस इंसान का सुनेगा, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि उसके पास में इंक्रीमेशन, आप जबरदस्ती उसको खुद के अगेंस्ट में एविडेंस पैदा नहीं करा सकते। नहीं तो लीगल टर्म्स में देखो तो कोर्ट को तो पुलिस का सुनना चाहिए क्योंकि उसने साइन किया हुआ है, वो तो कोर्ट कह सकते हैं ना कि लीगल टर्म्स में तो आपने एक्सेप्ट किया था, बट फिर भी कोर्ट उस इंसान की सुनती है बिकॉज उसको ऐसा लगता है कि आप जबरदस्ती एक इंसान को सेल्फ इंक्रिमिनेशन के लिए नहीं प्रोवोक कर सकते। ये आर्टिकल किस में, आर्टिकल 20 के अंदर में, राइट। देखो फटाफट बता रहा हूं, बेसिक एग्जांपल्स के साथ बता रहा हूं ताकि चीजें छूटे नहीं और दिमाग में ना रिटेंशन लंबे टाइम पीरियड तक हो। रिटेंशन पार्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्योंकि ये आर्टिकल्स दिमाग से उतर जाते हैं। आर्टिकल 21 ये बहुत ही छोटा सा है, इसके इंप्लीकेशंस बहुत है, इंप्लीकेशंस को डिटेल में पढ़ेंगे। देखो आर्टिकल 21 क्या बोलता है। सो आर्टिकल 21 सेज प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मतलब हर इंसान, उसके पास में क्या है, उसके लाइफ की और उसकी लिबर्टी की क्या होना चाहिए, प्रोटेक्शन होना चाहिए, राइट। तो हर इंसान को जिंदगी जीने का अधिकार है और इसी में कॉन्सेप्ट आता है, क्या आता है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। उसको अभी थीम्स में डिटेल में पढ़ेंगे, एज आई सेड अभी हम आर्टिकल्स फटाफट देख लेते हैं। तो आर्टिकल 21 के अंदर में आप देखोगे कि कोई भी इंसान है उसकी आप जिंदगी नहीं ले सकते हैं ना, उसके पास में पर्सनल लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब क्या है, उसके पास में इतनी आजादी है कि वो खुद के पोटेंशियल का फुलेस्ट इस्तेमाल कर सके। the freedom to utilize the potential at the fullest potential, utilize or develop himself to the fullest potential, that is called the liberty। मतलब आपको डेवलप कर सके, खुद को विकास करने का उसके पास ना पूर्ण अधिकार होना चाहिए, राइट। तो लिबर्टी होना चाहिए, लाइफ होना चाहिए, जबरदस्ती किसी की जिंदगी नहीं ले सकते स्टेट एक्शन के थ्रू या किसी भी एक्शन के थ्रू, उसके पास में जिंदगी जीने का अधिकार है। ये बेसिक्स आपका आर्टिकल 21 कहता है। 21A कैपिटल ए यानी कि ये अमेंडमेंट, संशोधन से इसको डाला गया है। अमेंडमेंट क्या है ये, तो ये बोलता है क्या, द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज 6 to 14। मतलब जो आपका स्टेट है 6 से 14 साल के बीच के जितने भी बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। ये उनका क्या है, मौलिक अधिकार है, उन बच्चों का मौलिक अधिकार है, ये आर्टिकल 21A के अंदर में है, राइट। एक नेक्स्ट है आपका
प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, अगर किसी भी इंसान को पुलिस अरेस्ट करके लेके जा रही है तो उसके पास में कुछ अधिकार है, राइट, उस अधिकारों के बारे में यहाँ पे बात करता है। तो पहले ये समझ जाओ अरेस्ट कितने प्रकार के होते हैं। तो अरेस्ट होते हैं दो प्रकार के, एक होता है प्यूनिटिव और एक होता है आपका प्रिवेंटिव। पहले प्यूनिटिव की बात करते हैं। आपने कोई गलती की, राइट, आपको पुलिस अरेस्ट कर रही है, तो उस टाइम में आपके पास में क्या राइट्स हैं? आपके पास राइट्स ये हैं कि आपको 24 घंटे के अंदर में मैजिस्ट्रेट के पास में पुलिस प्रोड्यूस करेगी। मतलब हो सकता है अगर आप दूर से ट्रेवल कर रहे हैं तो इसमें टाइम ऑफ ट्रेवल इंक्लूडिंग नहीं है। अगर टाइम ऑफ ट्रेवल इंक्लूड करो तो 1-2 घंटे बढ़ सकते हैं, जितना भी आपको ट्रेवल करने में टाइम लगाओ, लेकिन 24 आवर्स में आपको पुलिस को क्या मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना है। दूसरा, आपको जिन ग्राउंड्स पे अरेस्ट किया गया है वो ग्राउंड्स बताना होगा कि इस गलती के कारण आपको अरेस्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपको उठा के लेके चले गए और बोले कि आपको कोर्ट में बताएंगे, नहीं, आपको उसी वक्त इंफॉर्म करना है कि उसकी गलती क्या है। तीसरा, उस इंसान के पास में राइट है कि किसी लीगल हेल्प वो ले सके, एक लॉयर रख सके अपने पास में। ऐसा नहीं है कि पुलिस बोले कि अभी तुमको लीगल हेल्प नहीं देंगे, तुमको सीधा कोर्ट लेके जाएंगे। उसके पास में राइट है कि उसको लीगल हेल्प मिलेगा। तो ऐसे कुछ बेसिक्स राइट है जो प्यूनिटिव डिटेंशन में होते हैं। एक है प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव मतलब क्या होता है? मतलब किसी क्राइम को होने से पहले रुकना, कोई गलती को होने से प्रिवेंट करना। प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब अगर कोर्ट को, स्पेशली हाई कोर्ट का एक पैनल बैठता है, अगर उसको ऐसा लगता है कि किसी इंसान को बाहर रहने से कोई खतरा है, आने वाले टाइम पीरियड में बहुत ही मेजर लॉ एंड ऑर्डर का इशू क्रिएट हो सकता है, तो उस पार्टिकुलर टाइम पीरियड में कोर्ट क्या करती है? प्रिवेंटिव डिटेंशन करती है, यानी कि उस इंसान को उसी के घर में होम अरेस्ट कर देती है। उसको ऐसा लगता है कि अगर ये बाहर रहेगा तो हो सकता है लॉ एंड ऑर्डर का इशू। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंट का एग्जांपल देखो तो कश्मीर का जो सिचुएशन था आर्टिकल 370 का, तो जब 370 हटा रही थी सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वहां पे जो लोकल लीडर्स थे जो इस डिसीजन से एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे या फिर इसके अगेंस्ट में थे, उनको क्या कर दिया गया था? प्रिवेंटिव डिटेंशन में घर में रख दिया था, घर में रख करके होम अरेस्ट कर दिया गया था। क्योंकि ऐसा फील होता था कि अगर ये लोग बाहर रहेंगे तो हो सकता है कि 370 को हटाना, 35A हटाना, इसको हटाने में वो लॉ एंड ऑर्डर को डिसरप्ट करेंगे, कई प्रॉब्लम क्रिएट करें। तो ये हाई कोर्ट की जो पैनल होती है, मतलब एक जज, एक कमेटी बैठती है, वो रेकमेंड करती है और उसके रिकमेंडेशन के बाद में उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रख दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी को भी उठा कर रख देंगे, प्रॉपर वो कमेटी का रिकमेंडेशन आता है। और हर 3 महीने पे, कितने टाइम पीरियड पे, इसको याद रखना, हर 3 महीने पे आपको उस कमेटी के रिकमेंडेशन को लेना पड़ेगा। अगर उस कमेटी ने रिकमेंडेशन नहीं दिया तो 3 महीने बाद आप उस इंसान को प्रिवेंटिव डिटेंशन से छोड़ देंगे, राइट। कहीं ना कहीं कॉलोनियल लॉ है, बहुत ही पुराना, अधिक कॉलोनी से चलता आ रहा है। कॉलोनियल मतलब क्या? अंग्रेजों के जमाने से चलता आ रहा है और अभी तक ये कंटिन्यू हो रहा है। तो बेसिक सा आपको एक ये डिफरेंस दिख जाएगा प्रिवेंटिव डिटेंशन में, ये है प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव। अगर आप प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करते हो तो इसमें भी आपको इंसान को बताना पड़ेगा कि उसकी गलती क्या है, किस ग्राउंड पे आपने उसको अरेस्ट किया है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसको भी अगर लीगल हेल्प चाहिए तो वो लीगल हेल्प ले सकता है। सो दीज आर सम बेसिक डिफरेंसेस। फटाफट आगे चलेंगे, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास में। आर्टिकल 23 एंड 24 देखेंगे, इसके बाद से मोटा मोटी हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हो जाएंगे, फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे। देखो पहले थीम्स पे जाएंगे। आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 क्या बोलते हैं? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। मतलब क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, आपका कोई एक्सप्लॉइट ना कर सके। बहुत बार होता है ना कि जबरदस्ती लोग काम कर रहे हैं, पेमेंट नहीं मिल रहा, ओवर टाइम काम करा रहे हैं, उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हो, राइट। किसी को भी आप देश में एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, दिस इज स्ट्रांगली इंपॉर्टेंट टू नो। और इसमें क्या क्या अधिकार है? तो सबसे पहले प्रोहिबिशन इन ट्रैफिक ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। किसी से आप जबरदस्ती फोर्स लेबर नहीं करा सकते। फोर्स लेबर का मतलब क्या है? मतलब आपने उससे काम कराया विदाउट एनी पेमेंट, राइट। आर्टिकल 23 मना करता है कि आप इस तरीके से फोर्स लेबर नहीं करा सकते, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते, इस टाइप का चीज किसी भी अंडर प्रिविलेज या डिप्राइव्ड लोगों के साथ नहीं कर सकते। मतलब जाहिर सी बात है, आप किसको एक्सप्लॉइट करते हैं? जो बेचारा अंडर प्रिविलेज है, जो डिप्राइव्ड है, जिसके पास उसके अधिकारों का हनन हो रहा है, उसके पास में बेसिक नेसेसिटी की चीजें नहीं है, तो आप उसका शोषण करते हो। किसी मजबूत इंसान का तो आप शोषण नहीं कर सकते, वैसे भी इंसान का शोषण नहीं करना है। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। मतलब क्या है? आर्टिकल 24 कहता है कि फैक्ट्रीज और ऐसी जगहों पे आप बच्चों का एम्प्लॉयमेंट नहीं करोगे, राइट। बच्चों को आप जॉब पे नहीं रखना है, किसी भी हजार्डस काम, इसको याद रखना। कौन से एज से? तो 14 साल के नीचे के बच्चों को आप कहीं भी, कहां पे, हजार्डस, खतरे वाली जगह पे जॉब में नहीं रखोगे। फॉर एग्जांपल फैक्ट्री हो गया, माइंस हो गया। लेकिन ये फंडामेंटल राइट ये नहीं बोलता कि आप बच्चों का एम्प्लॉयमेंट किसी हार्मलेस जगह पे नहीं रखोगे। यानी क्या है कि अगर कोई नॉर्मल सी जगह है जहां पे उनको कोई खतरा नहीं है जान का, हजार्डस काम नहीं है, वहां पे बच्चा एम्प्लॉयमेंट के रूप में आ सकता है, राइट। मतलब इसका एक अदर इंप्लीकेशन ये आर्टिकल बेसिकली मना ये करता है कि आप हजार्डस काम में, खतरनाक काम में बच्चों को नहीं रख सकते, 14 साल से नीचे के बच्चों को। फॉर एग्जांपल माइंस का काम चल रहा है, वहां नहीं रख सकते। फॉर एग्जांपल फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन हो रहा है जहां पे बहुत सारे गैस चैम्बर्स निकल रहे हैं, वहां नहीं रख सकते। ये इसका बेसिक है।
तो इसका एक इंप्लीकेशन यह है कि अच्छा जहां पे हार्मलेस वर्क है वहां तो रख सकते हैं। इसी चीज को फिर से सुधारा गया एक एक्ट पास करके, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 में। इस एक्ट ने क्या बोला कि 14 साल के नीचे के बच्चों को किसी भी प्रकार का एम्प्लॉयमेंट आप नहीं रख सकते, इट इज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड। उसने पूर्ण रूप से मना कर दिया, हार्मलेस हो, हार्मफुल हो, कोई भी काम हो, 14 साल के नीचे का बच्चा आप उसको उस काम में नहीं रखोगे, दिस इज कंप्लीटली बैंड। और इस एक्ट ने इसको बैन कर दिया, जबकि आपके फंडामेंटल राइट ने सिर्फ हजार्डस खतरनाक काम में उसको एम्प्लॉयमेंट से बैन किया था, इस एक्ट ने सारे काम में एम्प्लॉयमेंट से उसका बैन कर दिया। 14 साल का बच्चा बेरोजगार ही रहे तो अच्छा है, मतलब रहना चाहिए, उसको आप रोजगार कहीं नहीं दोगे, क्योंकि 14 साल के बच्चे के पास में आर्टिकल 21A के अंदर क्या राइट है, अपने आप को शिक्षा ग्रहण करने का, एजुकेशन का राइट। तो ये कुछ बेसिक से आर्टिकल्स हैं, यूपीएससी के थीम एरियाज इसी के आसपास घूमते हैं। बट एज आई सेड, ये वीडियोस उनके लिए नहीं है जिन बच्चों ने पहली बार यूपीएससी में फंडामेंटल राइट पढ़ना है। मैं एक्सपेक्ट करके चलता हूं कि आपने पहले थोड़ा मोड़ा पढ़ा होगा, और इस वीडियो के बाद में आपका एक बहुत क्विक, बहुत जल्दी और बहुत ही हाई क्वालिटी कंटेंट के साथ रिवीजन होता जाएगा। आपका होमवर्क क्या है, होमवर्क भी सुन लो, क्योंकि करते रहना तभी जाके डेवलपमेंट होगा। आर्टिकल 25 से लेके 35 तक जितने 10 आर्टिकल्स है ना, ये आर्टिकल्स यूपीएससी बहुत ज्यादा नहीं पूछती है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, कहीं हो सके अगले साल पूछ दे, नोबडी नोज ना। यूपीएससी इज कॉल्ड अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन, किसी को नहीं पता क्या पूछेगी। लेकिन अभी तक में बहुत बार इन आर्टिकल से क्वेश्चन नहीं आया है, कभी नहीं पूछा है, तो ये काम मैं आपको दे रहा हूं कि 25 से लेके 35 तक जो भी आर्टिकल्स है, मैंने यहाँ पे 2-3 पेज छोड़े हुए हैं राइट। इस पीडीएफ को आप ग्रुप से डाउनलोड करोगे, मैंने 2-3 पेज छोड़ दिया, इस पीडीएफ को आप ग्रुप से डाउनलोड करोगे और उन आर्टिकल्स को राइट वहां पे नोट डाउन करोगे और उसको याद करोगे, जो 10 आर्टिकल्स है राइट। इट इज इजी टू रिवाइज, आपको यूट्यूब पे या फिर बहुत ज्यादा ऑनलाइन स्टडी मटेरियल्स या फिर लक्ष्मीकांत की बुक कहीं भी आपको मिल जाएगा, लूसेंट में भी मिल जाएगा, नॉट अ बिग इशू। नाउ स्ट्रेटली कमिंग टू यूपीएससी थीम, कहां से क्वेश्चन पूछेगा यूपीएससी, फटाफट देखो। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कौन सा है, आर्टिकल 14, यहां से क्वेश्चन पूछता है। थीम 1 वेरी इंपॉर्टेंट, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ कहां पे है, आर्टिकल 21, यहां से क्वेश्चन पूछता है। और रिट्स, रिट्स मतलब क्या, लीगल ऑर्डर, जो 5 तरीके के रिट्स होते हैं, कौन कौन से है, हैबिस कॉर्पस, सर्टियोरेरी, प्रोहिबिशन, मैंडेमस, क्यू वारंटो, यहां से क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट 5 मिनट में हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फिर प्रीवाइक्यू सॉल्व करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला हमारा काम क्या है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इक्वालिटी बिफोर लॉ। अच्छा, थीम स्टार्ट करने से पहले एक चीज और मैं यहाँ पे बताता हूँ सभी एस्पिरेंट्स को कि देखो ये जो पॉलिटी हम करा रहे हैं ना, ये पूरा पूरा एक सीरीज करा रहे हैं। यूपीएससी का जो इंपॉर्टेंट थीम है ना, उसमें जो भी एरियाज है पॉलिटी का जहां से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं, फॉर एग्जांपल प्रियम्बल हो गया, डीपीएसपी हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, पार्लियामेंट हो गया, उनके हम की एरियाज को हिट कर रहे हैं। तो ये वीडियोस को एक सीरीज में देखते जाना, 2x पे लगा के देख लो, ताकि एक बार फटाफट रिवाइज हो जाए, प्लस पीवाईक्यू भी लग जाए, ताकि ये टॉपिक ध्यान एंड रैप अप हो जाए। इसके बाद में कहीं सर फोड़ने की जरूरत नहीं है, बस बैठ के रिवाइज करने की जरूरत है, और जो मैं पीवाईक्यू लगाऊंगा उसको देखने की जरूरत है जब तक एग्जाम नहीं आ रहा राइट। और ये वीडियोस सिर्फ 2025 नहीं, 26, 27, 28 जो भी साल के आप अटेम्प्ट दे रहे हो, थीम्स विल बी द सेम, थीम्स आर सेम, उसके लिए काम की है। सो इवन इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो आफ्टर 2 years, दिस इज हाईली इफेक्टिव। एनीवेज, कमिंग बैक, कॉन्सेप्ट में क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। देखो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से ब्रेक करते हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब क्या है, कानून की नजर में सब बराबर। आपने डायलॉग भी सुना है मूवीज में कि कानून की नजर में क्या है, सब एक समान है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि कानून हर इंसान को प्रोटेक्शन बराबर रूप में देगा। अब इसको मैं एग्जांपल के साथ बताता हूं। देखो यहाँ पे आपको फोटो दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ। मतलब क्या है, गरीब इंसान हो, अमीर इंसान हो, कानून की नजर में सब बराबर है। अब आप मेरे को बताओ, एक गरीब इंसान है, उसने क्राइम किया एक्स, अमीर इंसान है, उसने भी क्राइम किया एक्स। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल, आपको 1 सेकंड में कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। जस्ट गिव मी 2 minutes। गरीब इंसान है, ही इज पुअर एंड ही इज रिच, दोनों ने एक क्राइम किया एक्स। अब कोर्ट का कहना है क्या कि इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब क्या है कि कानून की नजर में सब बराबर है। अब जो गरीब इंसान है, पुअर, इसको भी 2 साल की सजा हुई, और जो अमीर इंसान है इसको भी 2 साल की सजा हुई। चलो इसको और अच्छे से तोड़ते हैं। ये जो गरीब इंसान है इसको सजा हटा दो, इस गरीब इंसान को कहा गया कि आप पेनल्टी पे करोगे 2 लाख रुपए का राइट। आपने जो गलती की है। जो अमीर इंसान है उसको भी बोला गया कि आप पेनल्टी पे करोगे 2 लाख रुपए का। अभी अमीर इंसान ना महीने में 2 लाख कमाता है और ये गरीब इंसान साल में 2 लाख कमाता है। अब आप बताओ, ये पेनल्टी का बर्डन अमीर इंसान पे ज्यादा है या फिर गरीब पे ज्यादा है? नेचुरल है गरीब पे ज्यादा है, क्योंकि गरीब की सालाना इनकम ही 2 लाख रुपए, और जो अमीर है वो महीने में 2 लाख कमा रहा है, वो 1 महीने की सैलरी देगा, उसके लिए क्राइम खत्म हो गया। लेकिन गरीब इंसान वो पूरे साल कमाएगा,
और पूरे साल पता नहीं 2 साल कमाएगा तब 1 साल की सैलरी कहीं सेव कर पाए तो जाके वो क्राइम का पेमेंट करेगा। तो अगर हम टेक्निकली देखें तो इक्वालिटी बिफोर लॉ कहीं ना कहीं हमें क्या लगता है एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। क्यों नेगेटिव कॉन्सेप्ट है? बिकॉज इट रिस्ट्रिक्ट स्टेट फ्रॉम एंगेजिंग इन एनी आर्बिट्ररी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स, राइट। मतलब क्या कर रहा है स्टेट, कहीं ना कहीं आर्बिट्ररी डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है इंडिविजुअल्स के बीच में, सबको एक समान लेकर के, है ना। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? इट स्टेट्स दैट नो पर्सन वेदर रिच और पुअर इज अबव लॉ। ये बात कहता है कि अमीर हो गरीब हो, कानून के नजर में सब बराबर, कानून से बड़ा कोई नहीं है। लेकिन अगर आप सेम तरीके से लॉ सब पे लगाओगे तो जो गरीब है उस पर उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, जो अमीर है उस पर उसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाएगी। तो ये क्या है? ये आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ है। दूसरा आपका इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब इसको उल्टा तरीके से देखो, ये कहां से लिया गया? सबसे पहली बात तो ये तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, राइट। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ही बेसिक लेवल पे कि कहां से लिया गया। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ या इक्वालिटी फॉर लॉ कहां से लिया गया? ब्रिटिश से लिया गया। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हम कहां से ले रहे हैं? तो हम ले रहे हैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या कहता है? तो बहुत ही बेसिक सा देखो, ये क्या कह रहा है, जो आपका इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है ये भी कहता है कि इट सेज दैट लाइक शुड बी ट्रीटेड एज लाइक। देखो क्या बोल रहा है, इट सेज दैट लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। मतलब क्या है? जो भी इंसान लाइक है, लाइक मतलब क्या है? जो भी ऐसे इंसान जो एक समान है एक स्थिति पे, तो उनको एक समान ट्रीट करो। जो गरीब है, जो उसी स्थिति में, उनको उन्हीं की तरह ट्रीट करो। बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। मतलब कहने का क्या है? देखो ये है आपका इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अगर दो लोग हैं, इसको अच्छे से समझना, एक का सर्कमस्टांस C1 है और दूसरे का भी सर्कमस्टांस C1 है, तो इन दोनों को एक जैसा ट्रीट करो, राइट। और दो लोग हैं, इसका सर्कमस्टांस C2 है और इसका भी सर्कमस्टांस C2 है, तो इनको भी इक्वल ट्रीट करो। ऐसा नहीं कि जो सिचुएशन 1 पे है उसको आप सिचुएशन 2 की तरह ट्रीट कर दो, ये गलत हो जाएगा। मतलब क्या है? अब इस कॉन्सेप्ट में देखो, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून क्या कर रहा है? इक्वल प्रोटेक्शन दे रहा है। कैसे? अब एक गरीब इंसान है, राइट, और एक अमीर इंसान है। तो अमीर इंसान तो भाई उतने हाइट तक आ गया, लेकिन आप इसी अमीर इंसान के बराबर गरीब इंसान को लेकर के आना चाहते हो, तो उसको आपको नीचे से कुछ बैकिंग देना पड़ेगा, आपको उसको नीचे से कुछ पुश देना पड़ेगा ताकि वो दोनों एक समान आ पाए। और इसी को आप बोलोगे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को इक्विटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको इक्विटी भी कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, लाइक शुड बी ट्रीटेड एज लाइक, पीपल विद सेम सर्कमस्टांसेस शुड बी ट्रीटेड अलाइक। मतलब एक सिचुएशन के लोग को एक जैसा ट्रीट करो। दिस इज कॉल्ड व्हाट? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। एंड इक्वालिटी फॉर लॉ मतलब कोई भी सिचुएशन हो, कैसा भी इंसान हो, कानून के नजर में सब बराबर। कहीं ना कहीं वो नेगेटिव कॉनोटेशन है, जो गरीब है उस पर लॉ ज्यादा लग रहा है, जो अमीर है उस पर लॉ थोड़ा कम लग रहा है, राइट। लेकिन यहाँ पे हम दोनों को इक्वल फुटेज बुला रहे हैं और दोनों पे हम लॉ को इक्वली लगा रहे हैं। फटाफट रीड करेंगे क्या लिखा हुआ है। इट स्टेट दैट लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। सही बात है, एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, एज इट पुट पॉजिटिव ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट टू प्रिवेंट वायलेशन ऑफ राइट्स। पॉजिटिव ऑब्लिगेशन देता है कि किसी इंसान का, बेचारे का राइट्स का हनन ना हो। मतलब आप इक्वली प्रोटेक्शन दो सबके राइट्स का, राइट। तो ये इक्वालिटी के दो कॉन्सेप्ट है। अब देखो इसमें कितने पॉइंट्स थे, 1, 2 और 5। यानी कि जो पॉइंट्स 3, पॉइंट 4 थे ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं थे, इसलिए मैंने उसको हटा दिया। बिकॉज आई एम अगेन सेइंग दिस कि इस वीडियो में हम बहुत ही हाई क्वालिटी कंटेंट को बहुत कम टाइम पीरियड में कर रहे हैं। आई मेक श्योर कि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट खराब ना हो, आई मेक श्योर कि आपका सारा टॉपिक कवर हो। बट हाँ, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट फॉर द नेक्स्ट 30 मिनट्स मोर। चल, ये था आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब हम नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल 21 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। एक है क्या? तो एक है आपका प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ और एक है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये टॉपिक ना 90% बच्चों को कंफ्यूज करता है। कौन सा टॉपिक? प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इस टॉपिक को मैं आपको बहुत ही बेसिक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। देखो, सपोज करो आपको एक रेसिपी दे दिया गया और आपको कहा गया कि आपके घर में कुछ गेस्ट आ रहे हैं और आपको ना उसी रेसिपी को फॉलो करके उनके लिए खाना बनाना है। आपने एग्जैक्टली वही काम किया, रेसिपी में जो भी चीज जैसे लिखी हुई है आपने उसको उसी तरीके से बनाया, आपके जो गेस्ट हैं उनको आपने खाना दे दिया। ये जो आपने रेसिपी को फॉलो करके खाना बनाया, इसको बोलते हैं प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। मतलब क्या? आपको जो प्रोसेस बताया गया, आपने उस प्रोसेस को फॉलो किया और उसके अकॉर्डिंगली आप रिजल्ट पे आ गए। लेकिन सपोज करो उन 5 गेस्ट में से एक ऐसा गेस्ट है जिसको शुगर का मतलब बीमारी है, शुगर पेशेंट है। तो क्या आपने ये सोचा कि जब आप खाना बना रहे थे, उस खाना में, उस रेसिपी में शुगर डालने के बारे में कहा गया था, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि वो शुगर इस शुगर पेशेंट के लिए खतरनाक है, हानिकारक है? इन अदर वर्ड्स, आपको अगर खाने में इस शुगर पेशेंट को ध्यान में रखना था तो आप शुगर नहीं डालते, राइट। तो ये जो चीज है, जो नेचुरल जस्टिस चेक कर रहा है, जो ये चेक कर रहा है कि जो आपने लॉ बनाया है प्रोसेस के अलावा वो कितना सही है, कितना सही इंटेंट है, कितना नेचुरल जस्टिस प्रोवाइड कर रहा है, इसको बोलते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। यानी कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ आपको बोलता है कि प्रोसेस फॉलो हुआ नहीं हुआ, बस आप प्रोसेस पे फोकस करो। लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ
प्रोसेस फॉलो हुआ या नहीं हुआ उसको भी देखता है, उसके साथ साथ ये भी चेक करता है कि वो लॉ कितना फेयर है, कितना रीजनेबल है और कितना नेचुरल जस्टिस को फॉलो कर रहा है। आई थिंक दिस शुड बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर मैं आप इसी से पूछूं कि ये बताओ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ दोनों में सबसे नैरो कौन सा है, तो क्या बोलोगे? प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ इज नैरो कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ सिर्फ और सिर्फ ये देखता है कि आपने प्रोसेस फॉलो किया कि नहीं किया, लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वो ये देखता है कि आपने प्रोसेस फॉलो किया कि नहीं किया, इसके साथ साथ ये भी देखता है कि आपने जो लॉ बनाया वो रीजनेबल है या नहीं है ग्राउंड पे, ऐसा तो नहीं कि किसी राइट्स को हर्ट कर रहा है। दिस इज कॉल्ड व्हाट? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब आपसे क्वेश्चन ये आएगा कि आपके आर्टिकल 21 में क्या लिखा है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ? ऑलवेज रिमेंबर, आपके आर्टिकल 21 में लिखा हुआ है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, राइट? सो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ इज गिवन इन द आर्टिकल 21 एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कोर्ट ने अलग अलग जजमेंट के द्वारा इवॉल्व किया है कि हम तो प्रोसेस चेक करेंगे ही चेक करेंगे, उसके साथ ये भी देखेंगे कि जो लॉ है बनाया गया, जो भी कानून अपने बनाया वो फेयर है या नहीं है। कैन यू बिलीव इस कॉन्सेप्ट पे 2023 में प्रीलिम्स ने क्वेश्चन पूछा और लगभग सारे बच्चों ने क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट किया था। इनफैक्ट टू बी फ्रैंक, इफ आई से दिस और एक्सेप्ट दिस, मेरा भी क्वेश्चन गलत हुआ था, राइट? आफ्टर देन आई वेंट इनटू दिस theory and I scrolled a lot and then I got my concept clear and that is why I'm here, that जो गलतियां लोग कर रहे हैं उसको पहले ही कर लो, सीख लो, समझ लो, ताकि एग्जाम में ना हो। और 2023 में क्वेश्चन में आया, 24 में इस पे क्वेश्चन नहीं था, दूसरे टॉपिक पे था, 25 में पूछ सकते हैं अगेन, राइट? सो बी रेडी फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग्स। अगर ऐसा कुछ आ गया एप्लीकेशन बेस्ड तो वहां पे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप बॉम्ब फूट गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थीम्स है, यूपीएससी पूछते रहती है, पूछ सकती है, राइट? चलो एग्जाम्पल के साथ हमने देख लिया, फटाफट रीड करेंगे, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। देखो क्या लिखा हुआ है, इंश्योर लॉ आर इनेक्टेड फॉलोइंग लेजिस्लेटिव प्रोसेस। बस ये देखता है कि जो आपने कानून बनाया कि आपने सही प्रोसेस को फॉलो किया नहीं किया, दैट इज ऑल। नेक्स्ट क्या है, अपहोल्ड लॉ इवन इफ दे आर अनरीजनेबल और अनजस्ट। इसको फर्क नहीं पड़ता अगर आपका कानून अनरीजनेबल भी है तब भी, बस इसको एक ही चीज देखना है कि आपने जो बनाया प्रोसेस सही था या नहीं था, बात खत्म। तीसरा क्या कह रहा है, एक्सप्लिसिटली रेफर्ड इन आर्टिकल 21। डेफिनेटली आर्टिकल 21 में पूरा आर्टिकल में प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ कंप्लीटली क्लियरली मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्या है, नैरोवर है। नैरोवर क्यों है, पतला क्यों है? क्योंकि बस देखता है कि आपने सही तरीके से प्रोसेस फॉलो किया या नहीं किया। लेकिन इसके उल्टा साइड में देखो, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसेस फॉलो किया कि नहीं किया प्लस कितना रीजनेबल प्रोसेस है, दोनों चेक कर रहा है, तो वो क्या है, ब्रॉड है। ये एक बहुत ही थिन और नैरो कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, The doctrine of procedure established by law has been taken from Japanese constitution. Very important. आपको पता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को हमने अलग अलग पार्ट से लिया हुआ है। इसको हमने कहां से लिया है, जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। किसको? प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। और इसको कहां डाला हुआ है, तो आर्टिकल 21 के अंदर में डाला हुआ है। आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, राइट? चलो क्या करता है, लिमिटेड कोर्ट टू नॉट क्वेश्चन फेयरनेस ऑफ लॉ। कहीं ना कहीं ये कोर्ट को ना लिमिट करता है कि आप बस ये देखो भाई कि प्रोसेस फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा, आप ये मत देखो कितना फेयर है, कितना जस्ट है, कितना रीजनेबल है, नेचुरल जस्टिस प्रोवाइड कर रहा है नहीं कर रहा है। आपको ये सब नहीं देखना, आपको बस ये देखना है कि वो सही प्रोसेस से बना है कि नहीं बना है। लेकिन कोर्ट उन्होंने क्या किया, वो सही प्रोसेस तो चेक कर रहे हैं, साथ में ये भी चेक कर रहे हैं कि वो रीजनेबल है या नहीं है। और ये किस केस से आया, ये आया मेनका गांधी केस से, जिसको आप क्या बोलते हो, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ कहां से आया, तो आप बोलोगे प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ आर्टिकल 21 से आया, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया था। अगर मैं पूछूं कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहां से आया, तो आप बोलोगे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एक जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड नहीं है। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि क्या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आपके कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है? नॉट एट ऑल। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलो कहां पे आप देखोगे इसको, तो एके गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 के कॉन्सेप्ट में आपको दिखाई देगा। अभी जो मैंने आपको 5 मिनट के अंदर ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया ना, लेट मी टेल यू, इस कॉन्सेप्ट को समझने में ना लोगों को 2-2 घंटे लगते हैं, फिर भी वो कंफ्यूजन में रहते हैं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पेचीदा टाइप का है। लेकिन आई थिंक ये रेसिपी वाला एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आया होगा आपको। जहां भी कंफ्यूजन हो, गो बैक टू बेसिक, एक जनरल एग्जाम्पल सोचो जो रियल लाइफ से मिलता है, फिर उसको अप्लाई करके देखो, यू विल स्ट्रेटली रीच टू द आंसर। और ये ना ऐसा एग्जाम्पल है, कभी भूलोगे नहीं और रट्टा भी नहीं मारना है, राइट? चलो नेक्स्ट आते हैं, बहुत बड़ाई होगी, बहुत तारीफ हो गई। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या बोलता है, इंश्योर लॉ आर फेयर जस्ट रीजनेबल। बस ये देखना है जो भी कानून बना फेयर बना है कि नहीं बना, जस्ट है कि नहीं है, रीजनेबल है कि नहीं, बाकी सब चीज छोड़ दो बस। नेक्स्ट क्या है, बहुत ही ब्रॉड है क्योंकि ये प्रोसेस तो देख रहा है प्लस ये भी देख रहा है कि रीजनेबल है या नहीं। तीसरा क्या है, ये स्ट्राइक डाउन लॉ वायलेटिंग फेयरनेस और नेचुरल जस्टिस, उन कानून को जो प्रोसेस को तो फॉलो कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के नेचुरल जस्टिस को प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, फेयर नहीं है, उसको क्या कर रहा है, स्ट्राइक डाउन कर रहा है, हटा दे रहा है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ फोकस इस पे कर रहा है कि आपका प्रोसेस के साथ साथ नेचुरल जस्टिस भी फॉलो होना चाहिए, ब्रॉडर है, अगर नहीं फॉलो करोगे तो हटा देगा, बहुत सही बात है, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट
कहां से आया है? तो जुडिशियल एक्टिविज्म से आया। और कौन से केस से आया? तो मेनका गांधी केस से आया। अब ये जो 2 स्लाइड में मैंने 5-5 पॉइंट्स लिखवाए ना, और जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया रेसिपी का, आई कैन गिव यू इन रिटर्न। इस कॉन्सेप्ट के बाद आफ्टर दिस 5 मिनट जो आपने सुना है, आप यूपीएससी का और कोई भी एग्जाम का, राइट, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर में क्वेश्चन गलत करके नहीं आओगे। आज मैं क्लास में भी प्रैक्टिस कराऊंगा, राइट। सो दिस इज अबाउट दीज 2 टॉपिक्स। अब फटाफट आते हैं रिट्स के ऊपर में। रिट्स क्या है, कैसे हैं, राइट, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, कवर करते हैं फटाफट रिट्स। सबसे पहली बात, रिट होता क्या है? तो रिट्स का मतलब होता है एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो कोर्ट्स लेकर के आती है, राइट। एक लीगल डायरेक्शन प्रोवाइड करती है कोर्ट्स। किसको प्रोवाइड करेंगी? तो जो नीचे के कोर्ट्स उनको प्रोवाइड करेंगी, गवर्नमेंट अथॉरिटीज को प्रोवाइड करेंगी, कभी कभी प्राइवेट अथॉरिटीज को भी प्रोवाइड करती है। मतलब अगर गवर्नमेंट को कोई लीगल ऑर्डर देना है तो रिट्स के थ्रू लेकर के आती है। रिट्स एक लीगल ऑर्डर है। और 5 प्रकार के लीगल ऑर्डर कोर्ट्स पब्लिश करती हैं। आपका जो सुप्रीम कोर्ट है पब्लिश करता है, हाई कोर्ट भी, राइट। कौन कौन से वो रिट्स है? सबसे पहला हैबिस कॉर्पस। इसका मतलब क्या होता है? टू हैव द बॉडी। इसका मतलब ही है कि उसको लेकर के आओ, मतलब टू हैव द बॉडी ऑफ। यानी कि क्या है? सपोज करो पुलिस ने किसी को अनलॉफुली डिटेन कर लिया है, बिना गलती के उसको उठा के जेल में डाल दिया है, तो हो सकता है कि अगर वो केस जब कोर्ट में गया तो कोर्ट ने क्या बोला? मैंडेमस लगाया और बोला पुलिस को कि फटाफट जिसको आपने अरेस्ट किया ना, जिसको डिटेन किया है, उसको लेकर के आओ। तो पुलिस अगले दिन ही लेकर के आएगी उसको कोर्ट में। जैसे कोर्ट ने जो भी डेट दिया उस डेट पे पुलिस उसको लेकर के आएगी। क्योंकि ये लाया ही इसलिए जाता है क्योंकि पुलिस को ऑर्डर मिल रहा है कि जिसको भी आपने डिटेन किया उसको लेकर के आओ। टू हैव द बॉडी ऑफ। क्या लिखा हुआ है? दिस रिट इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट, क्या करने के लिए? एन इंडिविजुअल लिबर्टी एंड इंश्योर दैट दे आर नॉट अनलॉफुली डिटेन। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर क्वेश्चन पूछ दिया गया कि टू चेक अनलॉफुल डिटेंशन व्हिच रिट इज गिवन, मतलब कानून को पूर्ण रूप से इस्तेमाल ना करके ऐसे तरीकों से अगर किसी को आप अरेस्ट करते हो तो कौन से रिट के द्वारा उसको बाहर लाया जाएगा? दैट इज हैबिस कॉर्पस। नेक्स्ट है आपका मैंडेमस। मतलब क्या होता है? वी कमांड। वी कमांड यानी कि कोर्ट सीधा कमांडिंग ऑर्डर दे रही है, दैट इज कॉल्ड द मैंडेमस। क्या है ये? तो देखो फटाफट, द रिट इज इशूड बाय हायर कोर्ट। हायर कोर्ट इस रिट को इशू करता है। किसको? लोअर कोर्ट को, नीचे वाले कोर्ट को, ट्रिब्यूनल्स को, यहां तक कि पब्लिक अथॉरिटी को भी। और उनको सीधा डायरेक्शन देता है कि आप अपना ड्यूटी को ठीक तरीके से करो जो आपके लीगल ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं। अगर आपने अपनी ड्यूटी को ठीक तरीके से नहीं किया है तो कोर्ट क्या करेगा? मैंडेमस लगाएगा और आपको बोलेगा अपनी ड्यूटी को लीगल तरीके से करो, राइट। किसको बोल सकता है? नीचे के कोर्ट्स को बोल सकता है, पब्लिक अथॉरिटीज को बोल सकता है, ट्रिब्यूनल्स को बोल सकता है, किसी को भी बोल सकता है, राइट। किसी को मतलब ये नहीं कि प्राइवेट बॉडी और किसी को भी जाके बोलने लग जाए। देखो इसमें वो भी पढ़ेंगे किसको नहीं बोलता है। इट इज यूज्ड टू इंश्योर दैट पब्लिक ऑफिशियल्स एंड अथॉरिटीज परफॉर्म देयर ड्यूटीज प्रॉपर्ली। जो भी पब्लिक ऑफिशियल्स है, पब्लिक अथॉरिटी अपने काम को सही तरीके से सुचारू रूप से करे। यही बेसिक्स है इसका पर्पस, इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाता है। क्या लिखा हुआ है? इट कैन नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट प्राइवेट बॉडी। जबरदस्ती आप प्राइवेट बॉडी को फोर्स नहीं करोगे। प्राइवेट बॉडी मतलब सपोज करो कोई XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसको आप क्यों फोर्स करोगे? वो तो बेचारा अपने हिसाब से चल रहा है। अब जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज है वो अगर अपनी पावर का यूज नहीं कर रहे तो आप फोर्स कर सकते हो, क्योंकि उनके पास में बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम में पावर है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, चाहे जो भी रीजन हो। प्राइवेट अथॉरिटी अपने हिसाब से चल रहा है, उसको नहीं माने अपने ऑफिस में किसी को क्या प्रमोशन देने का, तो अब ऐसा थोड़ी है कि आप उसमें मैंडेमस लगा दो क्या प्रमोशन क्यों नहीं दे रहे। प्राइवेट बॉडी यू कैन नॉट डू दैट, राइट। प्राइवेट बॉडी इंडिविजुअल, प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, CGI है, या फिर ऐसी जगहों पे जहां पे ड्यूटी डिस्क्रिशनरी है, मतलब सामने वाला इंसान अपने हिसाब से अपने डिस्क्रिशन, बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके ड्यूटी कर रहा है, वहां पे भी आप उसको ऑर्डर नहीं दे सकते। ऑर्डर वही दोगे ना जहां पे मैंडेटरी हो, जबरदस्ती हो। दिस इज दी मैंडेमस। फटाफट चलते हैं। प्रोहिबिशन का मतलब क्या है? मतलब रोकना, प्रोहिबिट करना मींस टू फॉरबिड, रोकना। ये हाई कोर्ट्स के द्वारा इशू किया जाता है। लोअर कोर्ट को क्यों इशू किया गया है? तो टू प्रोहिबिट इन फ्रॉम प्रोसीडिंग विथ अ केस वेयर इट लैक्स जुरिसडिक्शन। जैसे मैंडेमस में क्या था कि जबरदस्ती अगर कोई इंसान अपने पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहा तो उसको फोर्स करने के लिए मैंडेमस लगता था। प्रोहिबिशन में क्या है कि कोई भी इंसान, राइट, कोई भी अथॉरिटी है, कोई भी बॉडी है, अगर सपोज करो अपनी शक्ति जितनी उसको दी गई है, जितना उसके पास जुरिसडिक्शन है, उससे ज्यादा काम कर रही है तो उसको रोकना, प्रोहिबिट करना। नहीं कर सकते, आपको उतना ही काम करना जितना आपके पास पावर। ऐसा नहीं कि आपके पास पावर इतना और आप काम करने के लिए बाहर निकल जाओ। दिस इज कॉल्ड द प्रोहिबिशन, राइट। यानी क्या लिखा हुआ है? इट प्रिवेंट्स इंफीरियर कोर्ट। जो भी इंफीरियर कोर्ट्स है उनको ये प्रिवेंट करता है कि आप अपने अथॉरिटी को एक्सीड मत करो। आपके पास में इतनी ही शक्ति, आप इससे ज्यादा मत जाओ। अब मैं आपको बताऊं कि बताओ प्रोहिबिशन और मैंडेमस में क्या डिफरेंस है, तो आप बोलोगे मैंडेमस कहीं ना कहीं फोर्स करता है कि आप काम करो, राइट, पब्लिक अथॉरिटीज को, कोर्ट्स को, कि आप अपने काम को नहीं कर रहे। लेकिन प्रोहिबिशन कहीं ना कहीं उनको काम करने से रोक रहा है कि यार आप अपने औकात से ज्यादा काम करो, उतना करना भी नहीं है, कम करो, जितना काम दिया गया, जितना पावर दिया गया उतना ही करो। यानी कि मैंडेमस डायरेक्ट्स एक्टिविटी, प्रोहिबिशन डायरेक्ट्स इनएक्टिविटी। प्रोहिबिशन रोकने का काम कर रहा है, मैंडेमस पढ़ाने का काम कर रहा है।
मैंडेमस प्रोहिबिशन, एंटोनिम सिनोनिम ऐसे करके याद कर लो, लॉजिकल है, ट्रिकी है और निमोनिक्स के थ्रू भी याद हो जाएगा, राइट, कंफ्यूजन नहीं आएगा। किसके अगेंस्ट नहीं यूज कर सकते, तो एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव बॉडी या फिर प्राइवेट इंडिविजुअल्स, उनके अगेंस्ट में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। किसके अगेंस्ट में करेंगे, तो बेसिकली इंफीरियर कोर्ट्स के लिए ही ज्यादा से ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। आई थिंक दिस इज क्लियर। इट इज यूज्ड टू डायरेक्ट इनएक्टिविटी एंड डिफर फ्रॉम मैंडेमस व्हिच कॉजेस व्हिच डायरेक्ट्स एक्टिविटी। मैंडेमस कहीं ना कहीं एक्टिविटी प्रमोट करता है, प्रोहिबिशन कहीं ना कहीं इनएक्टिविटी रोकने का काम कर रहा है। चलो फटाफट देखेंगे, दो और है और लास्ट है। एक है आपका सर्टियोररी। सर्टियोररी का मतलब होता है टू बी सर्टिफाई, आपको क्लियर कर दिया गया है क्या है ये, तो द रिट इज इशूड बाय अ हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट। हायर कोर्ट से लोअर कोर्ट को इशू करते हैं, ट्रिब्यूनल्स को कर रहे हैं, अथॉरिटी को कर रहे हैं, क्या करने के लिए, क्वेश्चनिंग और ट्रांसफरिंग अ केस टू द हायर कोर्ट फॉर रिव्यू। यानी कि कोई भी ऐसा केस है जो उनके पास पड़ा हुआ है हायर कोर्ट में रिव्यू के लिए, कोर्ट क्या कर सकता है, उनको सर्टिफाई कर सकता है। इट इज यूज टू करेक्ट एरर्स, यानी कि हो सकता है कि लोअर कोर्ट ने, ट्रिब्यूनल ने जजमेंट देते टाइम कुछ गलती कर दी, उसको करेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, उस केस को अपने पास ले सकता है सर्टियोररी के थ्रू, राइट। यानी क्या है, एक क्यूरेटिव रिट है। क्यूरेटिव मतलब जो भी गलती उसको क्यूरेट करना, सही करने का रिट है, राइट। अब ये जो रिट है सर्टियोररी का, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों स्टैब्लिश कर सकते, दे सकते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट को या फिर ट्रिब्यूनल को। क्या लिखा हुआ है, व्हेन द सबऑर्डिनेट कोर्ट एक्ट मोर देन इट्स जुरिसडिक्शन बाय वे ऑफ ओवरस्टेपिंग और क्रॉसिंग द लिमिट ऑफ जुरिसडिक्शन। अगर वो अपने औकात से ज्यादा, मतलब अपने स्टेप ज्यादा से ज्यादा वो काम कर दे रहे हैं जो उनको नहीं करना चाहिए, कहीं ना कहीं एरर ऑफ जजमेंट आ जा रहा है, जजमेंट गलत दे रहे, तो क्या लगेगा, सर्टियोररी लगेगा, राइट। किसके अगेंस्ट नहीं लगेगा, तो अगर सही तरीके से देखो, द रिट कैन नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट लेजिस्लेटिव बॉडी, प्राइवेट बॉडी और इंडिविजुअल। कोई ऐसा लेजिस्लेटिव बॉडी जो कानून बना रही है उसके अगेंस्ट आप नहीं लगा सकते इसको, क्योंकि आप इसको बेसिकली वहां पे लगा रहे हो जहां पे सामने वाले कोर्ट ने या लोअर कोर्ट ने गलत फैसले दे दिए हैं, एरर ऑफ जजमेंट देखने को मिल रहा है, या फिर बहुत ज्यादा बाहर निकल के जजमेंट दे रहे हैं जो उनके पास में अथॉरिटी भी नहीं है, तो वहां भी इसको लगा सकते हो। जैसे आपको बताया ना प्रोहिबिशन, तो प्रोहिबिशन का तो सीधा सीधा काम है कि उसको प्रोहिबिट करो, रोको, लेकिन इसका काम ये है कि हो सकता है उसने कुछ गलती कर दिया, तो पहले तो उसको ये बताओ कि आप ये डिसीजन ले नहीं सकते, दूसरा उसकी गलती को सुधारो, इसलिए आपने सर्टियोररी लगा करके वो केस अपने पास ले लिया। ये बेसिक सा डिफरेंस है। एक लास्ट है क्यू वारंटो, इसके बाद से वेलकम टू द क्वेश्चन। क्या है क्यू वारंटो, तो क्यू वारंटो का सीधा मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी, मतलब किस अथॉरिटी से आप ये काम कर रहे हो, कहीं ना कहीं वो क्रेडिबिलिटी को चेक करने के लिए इसको लगाया जाता है। देखो क्या लिखा हुआ है, द रिट इज इशू to question the legal authority or right of person to uphold a office or position। आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस पे बैठ गए, किस आधार पे बैठ गए, हो सकता है कि आप उसके लिए डिजर्विंग ना हो, फिर भी आप बैठ गए, तो उसके ऊपर में, उनके क्रेडिबिलिटी के ऊपर में क्वेश्चन ये क्यू वारंटो कर सकता है, राइट। इट इज यूज्ड टू प्रिवेंट, किस चीज को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कि अनऑथराइज या फिर अनक्वालिफाइड इंडिविजुअल जो पब्लिक ऑफिस पे चले जा रहे हैं वो ना कर पाए, मतलब अनऑथराइज, वो ऑथराइज नहीं और बड़े पोस्ट पे आके बैठे हुए, वो क्वालिफाइड नहीं बहुत बड़े पोस्ट पे बैठे हुए, कैसे बैठ गए, क्या ऑथोरिटी है, आपकी क्रेडेंशियल्स क्या है, इस चीज को कैसे चेक करेंगे हम, तो क्यू वारंटो से चेक करेंगे। क्या लिखा हुआ है, द रिट कैन बी इशूड ओनली व्हेन द पब्लिक ऑफिस इज रॉन्गफुली एज्यूम बाय द प्राइवेट पर्सन। गलत तरीके से पब्लिक ऑफिस को अगर एज्यूम कर दिया गया तो उसके अगेंस्ट में रिट लगेगा। और इसको हम किसके अगेंस्ट यूज नहीं करेंगे, तो मिनिस्टर के थ्रू, प्राइवेट ऑफिसर्स और इंडिविजुअल, इनके अगेंस्ट हम नहीं लगाएंगे। नेचुरल है ना कि जो मिनिस्टर्स बनते हैं वो अपनी एलिजिबिलिटी को फुलफिल करने के बाद ही मिनिस्टर बनते हैं, ऐसे तो नहीं है कि बन गए मिनिस्टर, राइट। तो अब क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्यू वारंटो के ऊपर में एप्लीकेशन दे सकता है, मैंडेमस का एप्लीकेशन दे सकता है कि ऐसा ऐसा सिचुएशन है, और पूछ देगा कि इसके ऊपर में कौन सा नहीं लगेगा, मैंडेमस किस पे नहीं लगेगा। तो इसलिए मैंने ये भी बता दिया कहां पे लगेगा, और एक लाइन में बहुत प्रिसाइज करके ये बता दिया कहां नहीं लगेगा। अब इसको आप लक्ष्मीकांत से पढ़ोगे तो 1.5-2 पेज में एक्सप्लेन किया हुआ है, लंबा लंबा सा, मैंने लिटरेचर को कट करके सारे पॉइंट्स को एक जगह रख दिए, सो दैट इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू रिवाइज। अगेन आई एम सेइंग दिस, ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट, पूरा पूरा पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी बाय रुपेश से मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दिख रहा होगा, पिन किया हुआ है। चलो अब एक लास्ट है, थोड़ा सा डिफरेंस, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो रिट्स है ना, ये दोनों के पास में शक्ति है, मतलब क्या, आपके सुप्रीम कोर्ट के पास भी पावर है और हाई कोर्ट के पास भी पावर है कि वो रिट लगा सकते हैं, रिट लगा सकते हैं यानी कि लीगल ऑर्डर दे सकते हैं। तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट की बात करो ना, तो आर्टिकल 32, कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 32 बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास में आपके फंडामेंटल राइट्स अगर वॉयलेट हो रहे हैं तो उसके अगेंस्ट वो रिट जारी करेगा। यानी कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट आपके मौलिक अधिकारों को प्रोटेक्ट करेगा। ये किसमें दिया हुआ है, आर्टिकल 32 में दिया हुआ है। एक बहुत कमाल की चीज बता रहा हूं, सुनो इसको अच्छे से, आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक क्या है, ये सब कैसा फंडामेंटल राइट्स है। यानी कि अगर आपके फंडामेंटल राइट का हनन हुआ और आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे, ये किस आर्टिकल में, आर्टिकल 32 में, अगर सुप्रीम कोर्ट ने आपके फंडामेंटल राइट का हनन हुआ और इस केस को ना सुने तो क्या होगा,
इसका मतलब ये हुआ कि आपका एक और फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ, क्योंकि आर्टिकल 32 आपके सुप्रीम कोर्ट के ऊपर में क्या करता है, एक कंपल्शन डालता है कि इवन एट वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो इस देश में किसी का भी फंडामेंटल राइट हनन होता है तो आपको उसके फंडामेंटल राइट्स को रीस्टोर करना है, वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स को रीस्टोर करना है। ये आर्टिकल 32 में क्लियरली मेंशन्ड है थ्रू रिट्स, इन रिट्स के द्वारा, जो हमने भी रिट्स पढ़ा, राइट। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने केस आया तो सुप्रीम कोर्ट को एट एनी कॉस्ट उस केस को एंटरटेन करना ही है, क्योंकि ये आपका खुद फंडामेंटल राइट का पार्ट है। देखो ना, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट है, तो 32 भी तो फंडामेंटल राइट है। यानी कि अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट को रिस्टोर करना है, क्योंकि ये रिस्टोर करने का प्रोसेस भी आपका फंडामेंटल राइट है। क्लियर ऑन दिस। लेकिन हाईकोर्ट के पास जो रिट का है वो है आर्टिकल 226। हाईकोर्ट जो है 226 के अकॉर्डिंग रिट्स को देखता है। तो क्या 226 आपके 12 से 35 के बीच में आता है? नहीं। तो 226 क्या है? फंडामेंटल राइट नहीं है। यानी कि हो सकता है कि हाईकोर्ट उस वक्त आपके केस को एंटरटेन ना करे, हो सकता है हाईकोर्ट आपके फंडामेंटल राइट के वायलेशन को एंटरटेन ना करे, हो सकता है कि वो कोई और केस में एंगेज हो। लेकिन आपका सुप्रीम कोर्ट, उसके पास कंपल्शन है कि उसको करना ही है। बट ऐसा होता नहीं है कि हर इंसान का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है सीधे सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। आप लोकल पुलिसिंग और लोकल लेवल तक जाते हो, सब कुछ सेटल हो जाता है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, वहीं पे आपके इशू सॉल्व हो जाते हैं। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन पूछने लगेगा नीचे के अथॉरिटी से क्यों नहीं हुआ, तो उनकी भी जान निकल जाएगी। इसलिए ऐसे केसेस जब भी आते हैं तो जितनी भी अथॉरिटीज है बहुत सेंसिटिव तरीके से इसको हैंडल करते हैं, उसको ग्राउंड लेवल पे ही रैप अप कर देते हैं। चलो, अब अगर आप रिट्स की बात कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में क्या डिफरेंस है? तो सबसे पहला डिफरेंस है पर्पस। पर्पस मतलब फंडामेंटल राइट जो है इसके लिए रिट सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट देगा। यानी मतलब कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के पास में इतना ही पावर है कि सिर्फ आपके मौलिक अधिकारों का रिट्स जारी कर सके। ओनली फॉर फंडामेंटल राइट्स रिट्स कौन जारी करेगा? सुप्रीम कोर्ट। लेकिन आपका हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट प्लस लीगल राइट्स का भी वायलेशन हुआ तो भी उसके अगेंस्ट रिट कौन जारी कर सकता है? हाई कोर्ट जारी कर सकता है। लेकिन आपका सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट से ही अगेंस्ट में रिट जारी करेगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर में ऑलरेडी बहुत बड़ा प्रेशर है कि आप बस फंडामेंटल राइट को ही एग्जीक्यूट कराओ अच्छे से। आपको जरूरी नहीं है कि आप लीगल राइट और बाकी राइट्स के भी रिट्स जारी करो। आपको बस हमने एक ही दिया, फंडामेंटल राइट, और आपके ऊपर में कंपल्शन लगाया है कि कुछ भी हो जाए ये तो 100% उसको राइट मिलना चाहिए। लेकिन हाईकोर्ट के ऊपर में तो कंपल्शन नहीं है, इसलिए हाईकोर्ट के ऊपर में ज्यादा राइट्स है, फंडामेंटल राइट भी है, लीगल राइट भी है। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन एंड केसेस वो इनको एंटरटेन करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को मस्ट है, मैंडेटरी है, एंटरटेनमेंट करना ही है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ राइट्स के मामले में किसके पास ज्यादा पावर है, कौन ज्यादा राइट एंटरटेन कर रहा है? तो हाईकोर्ट के पास ज्यादा पावर है। फंडामेंटल राइट भी एंटरटेन कर रहा है, लीगल राइट भी एंटरटेन कर रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कम पावर है, सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट को एंटरटेन कर रहा है, लीगल राइट एंटरटेन नहीं कर रहा है। दूसरा, अगर हम टेरिटोरियल रिट की बात करें, मतलब जमीनी स्तर पे बात करें, किसके पास ज्यादा पावर है? तो इट इज नेचुरल सुप्रीम कोर्ट। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पूरे देश में रिट जारी कर सकता है, लेकिन हाईकोर्ट बेसिकली अपने एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन में ही रिट जारी करेगा। अब पटना का हाईकोर्ट है तो पटना में किसी का फंडामेंटल राइट का हनन हुआ, लीगल राइट हनन हुआ, मतलब बिहार वाले एरिया में, तो उसको देखेगा। ऐसा थोड़ी है कि वो बंगाल का और क्या मद्रास का और बॉम्बे का वहां पे देखने लग जाए, वहां पे उनके हाई कोर्ट देखेंगे। हाँ, एक हाई कोर्ट दूसरे स्टेट के केसेस को कब देखता है? जब उसको लगता है कि उस केस में उस स्टेट में इस केस का ओरिजिनेशन है, मतलब स्ट्रॉन्ग लिंक है, तब। अदरवाइज वो अपने ही एरिया में, अपने ही टेरिटोरी में अपनी जुरिस्डिक्शन देता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पूरे देश में दे सकता है। तो अगर हम जुरिस्डिक्शन की बात करें पूरे एरिया में, टेरिटरी में, तो किसके पास ज्यादा पावर है? सुप्रीम कोर्ट के पास। हाई कोर्ट के पास कम पावर है। और अगर हम पावर के इशू की बात करें, जो मैंने आपको बताया, फंडामेंटल राइट आर्टिकल 32 हाई कोर्ट, और फंडामेंटल राइट लीगल राइट आर्टिकल 226 सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट 226 एंड हाई कोर्ट दिस इज सुप्रीम कोर्ट 32 एंड हाई कोर्ट दिस 226 है ना। और मैंने आपको बताया सुप्रीम कोर्ट वाला क्या है? मैंडेटरी है, और हाई कोर्ट वाला क्या है? डिस्क्रिशनरी है, राइट। और हाई कोर्ट के पास क्या है? फंडामेंटल राइट भी है प्लस लीगल राइट भी है आर्टिकल 226 के अंदर में। आफ्टर दिस आई स्ट्रांगली फील फंडामेंटल राइट एक अच्छे क्वालिटी कंटेंट के साथ रिवाइज हो चुका होगा। अगर आपने पहले थोड़ा भी पढ़ा हुआ है तो आपको एक बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन मिल चुका है। अब आते हैं हम सीधा अपने मकसद पे। मकसद वर्ड वैसे आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत ही गलत तरीके से ट्रेंड हो रहा है, तो मकसद नहीं कहते, लेट्स से कि आते हैं अपने पर्पस पे, है ना। आते हैं, चलो फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो एक क्वेश्चन जो मेरे सामने दिख रहा है वो ये है, रिट ऑफ प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का जो रिट है, मतलब रोकने का रिट, राइट, इज एन ऑर्डर इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट टू। अब ये यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2024 में, इसी साल पिछले साल पूछा हुआ क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि अगर प्रोहिबिशन आपका सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जारी कर रहा है तो क्यों कर रहा है? अ गवर्नमेंट ऑफिसर प्रोहिबिटिंग हिम फ्रॉम टेकिंग अ पर्टिकुलर एक्शन। क्या गवर्नमेंट ऑफिसर को रोकने की बात हो रही है? द पार्लियामेंट, क्या पार्लियामेंट को रोकने की बात हो रही है? या लोअर कोर्ट को रोकने की बात हो रही है अपने केस में कि ज्यादा मतलब अपने औकात से ज्यादा बढ़ करके उन केसेस को मत देखो जिसका पावर आपके पास नहीं? नेचुरल ना, लोअर कोर्ट की बात हो रही है।
कोर्स को लेकर के था, राइट। ऐसा नहीं है कि आप पब्लिक अथॉरिटी में भी लगा दो, कोर्स को लेकर बेसिकली था कि आप अपने लिमिटेड अथॉरिटी में ही उस पावर को यूटिलाइज करें, उससे ज्यादा पावर नहीं ले सकते। दिस इज व्हाट इज गिवन हियर। अब इसी चीज का अगले स्लाइड पे आंसर और उसका एक्सप्लेनेशन भी है, पीपीटी मिल जाएगा, रिवाइज करने के लिए एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, यहां भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एसेंस व्हाट डज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन। बहुत इंटरेस्टिंग है, यूपीएससी 2023 में क्वेश्चन पूछा था कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है। अभी मैंने बताया प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ नैरो है, नेगेटिव है, बस ये देखता है कि आपने प्रोसेस फॉलो की नहीं किया, किया या नहीं किया। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ प्रोसेस भी देख रहा है प्लस ये भी देख रहा है कितना रीजनेबल है, दोनों चीज को चेक कर रहा है। अब बताओ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का क्या होगा। सबसे पहला कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, दूसरा कह रहा है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। नहीं भाई, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ तो अलग ही कॉन्सेप्ट है, ये पूछ रहा है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ, इक्वालिटी फॉर लॉ, ये भी नहीं होगा, इक्वालिटी फॉर लॉ का ही तो पार्ट है, इक्वालिटी बिफोर लॉ का ही तो पार्ट है क्या, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। यानी कि आपको क्लियर हो गया कि बी और डी तो नहीं है। देखो पहला क्या कह रहा है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, यानी कि नेचुरल जस्टिस मिल रहा है नहीं मिल रहा है। ऐसा तो है ना कि रीजनेबल तरीके से जस्टिस मिल रहा है, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस रीजनेबल तरीके से मिल रहा है नहीं मिल रहा है, दिस इज व्हाट इज गिवन इन दिस ऑप्शन, है ना। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन को ना बहुत बच्चों ने गलती किया था, और काफी बड़ी बड़ी एकेडमीज जब उन्होंने आंसर अपना पब्लिश किया था ना आंसर की, तो वो खुद ए और सी में कंफ्यूज थी। फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ एक बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस आप एप्लीकेशन देख रहे हो, बट यहां पे हम देखेंगे नेचुरल जस्टिस, सही तरीके से रीजनेबल ग्राउंड पे उसको जस्टिस मिला या नहीं मिला, एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। सो दिस इज द आंसर। और बहुत सारी एकेडमी ए और सी में कंफ्यूज थी, बहुत एकेडमीज तो सी आंसर बता रही थी, यूपीएससी ने ऑफिशियल अपने आंसर की में ए बताया, विच इज करेक्ट। चलो गोइंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन इंडिया, अब ये इंटरेस्टिंग है, कॉन्सेप्चुअल है, इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको सॉल्यूशन भी बता दूंगा। इन इंडिया which one of the following constitutional amendment was widely believed to enact and overcome judicial interpretation of fundamental right। मतलब सबसे पहला अमेंडमेंट कौन सा हुआ, राइट मतलब आपके फंडामेंटल राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स से पार्लियामेंट को बचाने के लिए कौन सा अमेंडमेंट था जिसने कुछ ऐसे प्रोविजन बनाए हैं जिसके कारण आपका फंडामेंटल राइट अगर कहीं हनन भी हो रहा है तो पार्लियामेंट के ऊपर में जुडिशरी एक्शन ना ले। क्योंकि मैंने कहा ना कि अगर पार्लियामेंट आपके फंडामेंटल राइट्स को हनन करेगा तो सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट यानी कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में एक्शन ले सकता है। लेकिन कौन सा अमेंडमेंट था, तो वो था फर्स्ट अमेंडमेंट। क्या है ये 1951 में इसको लाया गया और इस पे 9th शेड्यूल डाला गया। 9th शेड्यूल एक ऐसा शेड्यूल है जिस शेड्यूल के अंदर में कुछ ऐसे लॉ को रखे गए हैं जहां पे सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल इंटरप्रिटेशन नहीं दे सकता, नॉट जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता, राइट। और इसका एक डेट बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 24 अप्रैल राइट 1973 के पहले आपने जो भी चीज इसके अंदर डाल दिया 9 शेड्यूल के अंदर में, उसमें हम नहीं जाकर डिबेट करेंगे कि सही है गलत है, फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है नहीं हो रहा है। लेकिन इस डेट के बाद अगर आप कुछ भी डालोगे तो वो जुडिशियल रिव्यू होगा, सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू उसका करेगा। ये डेट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये डेट है केशवानंद भारती केस का, यहीं से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आता है। अब डू नॉट वरी अबाउट दिस, इसको मैं अपने आने वाले क्लास में यानी कि नेक्स्ट क्लास में बेसिक स्ट्रक्चर और अमेंडमेंट्स जितने भी एक साथ करा दूंगा, वहां से क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद ये और क्लियर हो जाएगा। चलो यहाँ पे मैंने इसका सॉल्यूशन दे दिया, आप इसको चाहो तो एक बार रीड कर सकते हो। नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू रिट इशूड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग। अब आपको ये बताना है इस क्वेश्चन का आंसर, आप बताओगे मुझे कमेंट बॉक्स में कि इसका क्या आंसर होगा। ओनली वन क्वेश्चन दैट आई एम आस्किंग, मैंडेमस के ऊपर में है, यूपीएससी में 2022 में पूछा गया, इसको आपको बताना है, राइट। एक चीज और आप नोटिस कर रहे हो, यूपीएससी बहुत ज्यादा केस नहीं पूछ रहा, यूपीएससी सारे आर्टिकल्स नहीं पूछ रहा, लेकिन रिट्स पे देखो 24 में क्वेश्चन आया, 25 में क्वेश्चन, 24 में क्वेश्चन आया पिछले साल, अभी डिस्कस किया हमने, 22 में क्वेश्चन फिर रिट्स पे फिर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं क्या बता रहा हूं, रिट्स हाईली थेमेटिक एरिया इन यूपीएससी प्रीलिम्स फॉर स्पेशली इन फंडामेंटल राइट। हम क्या करेंगे, सारे आर्टिकल रटेंगे। अब रिलीजन के आर्टिकल रटे जा रहे हैं कि क्या कर सकते हैं, कौन सा स्टेट कैसा बॉडी बना सकता है, नहीं पूछता, वो नहीं पूछता और आज तक पूछा नहीं है, हाई चांसेस नहीं पूछेगा, रेयरली पूछ दे। इसलिए मैंने कहा कि उसको अपने से पढ़ना, लेकिन इनको मैं पढ़ा रहा हूं क्योंकि यहां से बार बार पूछा। चलो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम, आंसर आपको बताना है मुझे और फिर हम देखेंगे। चलो आगे चलते हैं, क्या हो गया भैया, आगे चल लो। हाँ नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग, बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको कहा था पद्मा अवार्ड्स जो भी मिलते हैं क्या आर्टिकल 18 के अंदर में इंटाइटल्ड है। पहला ऑप्शन देखो क्या बोल रहा है, भारत रत्न एंड पद्मा अवार्ड्स आर टाइटल्ड अंडर आर्टिकल 18(1) ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपका आर्टिकल 18 क्या बोलता है, आप किसी भी प्रकार का टाइटल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो क्या आपको पद्मा अवार्ड, भारत रत्न, इस प्रकार के जो भी टाइटल्स मिल रहे हैं, क्या ये टाइटल्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं आर्टिकल 18 के अंदर? नहीं, आर्टिकल 18 के अंदर में ये टाइटल्स नहीं आते हैं। तो सबसे पहले आपने ऑप्शन ए को एलिमिनेट कर दिया,
तो आपका आंसर सीधा आ जाएगा 2 and 3। फिर भी रीड कर लेते हैं। आपका क्या दिया हुआ है, पद्मा अवार्ड वर इंस्टीट्यूटेड इन ईयर 1951, सस्पेंडेड ओनली वंस, और नेक्स्ट द नंबर ऑफ भारत रत्न इज रिस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम ऑफ 5% इन पार्टिकुलर एरिया। अच्छा ये देखो यहाँ पे गलती क्या हुआ, क्या पूछ रहा है, नॉट करेक्ट, यानी कि आपसे गलत पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है। ये तो गलत पूछ रहा है ना। हाँ ठीक है, चलो अब इसका स्टेटमेंट का डायनेमिक्स चेंज हो जाएगा। यानी कि अगर हम फिर से देखें क्वेश्चन को, तो पद्मा अवार्ड्स आर एंटाइटल, नहीं एंटाइटल नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन में तो होना ही चाहिए, यानी कि 1 तो होगा ही होगा। साथ में क्या लिखा हुआ है कि पद्मा अवार्ड्स वर इंस्टीट्यूटेड इन 1954 व्हिच वर सस्पेंडेड ओनली वंस, और नेक्स्ट बोल रहा है द नंबर ऑफ भारत रत्न इज रिस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम ऑफ 5 पीपल। देखो अब ये क्वेश्चन है थोड़ा सा ऑफ द ट्रेंड है, मतलब नॉट नेसेसरली कि इसका आंसर आ ही जाए, बट अगर आपको श्योर शॉट है कि 1 तो होगा ही होगा, तो यू शुड अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। बाकी दिस इज फैक्चुअल, will not check the knowledge on this part of question, but we'll definitely see the answer. The answer is option number D. All the 3 statements they are not correct, all of them are wrong. लेकिन जो पहला स्टेटमेंट है हमारा वो फंडामेंटल राइट से सॉल्व होगा, जो 2 स्टेटमेंट से मिसलेनियस है, या तो करंट में हो या फिर ईयरली बुक से पूछा गया, तो दे आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। एंड लेट मी टेल यू, ऐसे क्वेश्चंस अगर गलत भी हो सो दे डू नॉट डिसाइड द कट ऑफ। जो स्टैटिक का पार्ट है, जो लक्ष्मीकांत से आ रहा है, जो मॉडर्न इंडिया स्पेक्ट्रम से आ रहा है, वो गलत नहीं होना चाहिए, राइट। सो इसका आंसर क्या है, 3 ऑप्शंस गलत है। पहला ऑप्शन कैसे गलत है, तो ये आर्टिकल 18 के अंदर में है, उसके अकॉर्डिंगली गलत है। हो सकता है सिर्फ और सिर्फ पहले ऑप्शन पे एक नया क्वेश्चन बन जाए। यूपीएससी क्या करता है, मल्टीपल ऑप्शन में से हर ऑप्शन पे एक क्वेश्चन बना देता है, कभी ना कभी क्वेश्चन में रिपीट करता है। तो अगर इस ऑप्शन पे फिर से क्वेश्चन आया आर्टिकल 18 को लेके, तो ध्यान रखना भारत रत्न या फिर जो भी अवार्ड्स मिलते हैं वो आपके क्या फंडामेंटल राइट्स के अंदर में आर्टिकल 18 में कंटेंट नहीं है। और पता है बेस्ट पार्ट क्या है, ये जो मैं पीवाईक्यू आपके साथ में सॉल्व कर रहा हूँ, एक्चुअली ये मुझे जो टीम है उसने पीडीएफ और सब कुछ कंपाइल करके दिया हुआ है। जो इसका कंटेंट है स्टार्टिंग में वो मैंने खुद से ऐड किया था, कि मुझे पता है, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट माय कंटेंट कि यहाँ से क्वेश्चन लगते हैं, और मैंने उनको कह दिया कि आप पूरा एक बार सेग्रीगेट करके मेरे को दे दो, मैं लाइव क्लास में रिकॉर्ड करते टाइम में क्वेश्चन देखूंगा। तो मैंने खुद नहीं देखा है क्वेश्चन, आई एम सॉल्विंग माई सेल्फ हियर ओनली। सो दैट इज हाउ आई विल माई सेल्फ चेक कि जो मैंने पढ़ाया है वो एक्चुअली में फेयर है या नहीं है। एंड यू कैन ऑल्सो चेक दैट पार्ट ऑल्सो, राइट। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट टू प्रॉपर्टी क्या है पोजीशन इंडिया में। तो राइट टू प्रॉपर्टी पहले आर्टिकल 31 में था, इसको हटा दिया गया कौन से अमेंडमेंट से, 44 से, 44th अमेंडमेंट से हटा करके अब इसको क्या बना दिया गया, लीगल राइट बना दिया गया है, और आर्टिकल 300A के अंदर में इसको डाला गया हुआ है। अब इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, लीगल राइट अवेलेबल टू सिटीजन ओनली, लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन, फंडामेंटल राइट नीदर फंडामेंटल, ये दोनों तो कंप्लीटली नहीं होगा। क्या लिखा है, लीगल राइट अवेलेबल टू सिटीजन ओनली, या फिर लीगल राइट विच इज अवेलेबल टू एवरीवन। ऑब्वियस सी बात, इसका क्या होगा, ऑप्शन बी जाएगा। हर इंसान लीगल राइट यूज कर सकता है, क्यों, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स में कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट है जो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल है। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान में रखना, उसमें मैंने बताया नहीं कौन कौन से आर्टिकल है, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30। आई थिंक दीज आर द आर्टिकल्स, है ना। ये 5 ऐसे आर्टिकल्स है जो सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, सिटीजन्स को मिलते हैं, राइट, ओनली टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया। क्या है ये, सो दे आर फंडामेंटल राइट्स। इसके अलावा जो चीज है वो फंडामेंटल राइट्स में सिटीजन्स को प्लस फॉरेनर्स को भी मिलते हैं, वो लीगल राइट भी क्यों ना हो उनके लिए भी अवेलेबल है। सो 15, 16, 19, 29, 30 इसको ध्यान में रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट टू प्राइवेसी। एक चीज याद रखना, राइट टू प्राइवेसी हो गया, राइट टू मैरी समवन हो गया, राइट, ऐसे जो भी अधिकार है ना वो आर्टिकल 21 के अंदर है। सुप्रीम कोर्ट अलग अलग डिसीजंस के थ्रू आर्टिकल 21 के अंदर बताते रहता है कि आपके पास में कौन कौन से राइट्स है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है एक राइट, राइट टू स्लिप। क्या आपको पता है, सोने का अधिकार, राइट टू स्लिप, ये भी आपका आर्टिकल 21 के अंदर में फंडामेंटल राइट है। यानी कि अगर आपको कोई नींद से उठा रहा है तो आपके फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है। अब इसका मतलब ये है कि आपके घर में कोई जबरदस्ती उठा रहा है, उठ जाओ सुबह हो गया, तब बोल सकते हो कि मेरा मौलिक अधिकार, इसका हनन मत करो, मैं सुप्रीम कोर्ट चले जाऊंगा। आपका उसी वक्त घर के लोग ना सुप्रीम कोर्ट निकाल देंगे, उड़ता हुआ चप्पल आएगा ऐसा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई थिंक दिस इज क्लियर ऑल ऑफ यू, ठीक है। हाँ देखो बहुत इंटरेस्टिंग सा 2021 का क्वेश्चन है, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है, द लेजिस्लेशन विच कॉन्फर्स द एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एन अनगाइडेड एंड अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशनरी पावर इन मैटर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लॉ वॉयलेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल। कौन सा ऐसा प्रोविजन है जहां पे किसी भी अथॉरिटी को अगर आप अनकंट्रोल पावर दे रहे हो, बहुत ज्यादा पावर दे रहे हो, तो किस चीज को वॉयलेट करेगा सबसे ज्यादा, राइट, इट इज नेचुरल ना, आर्टिकल 14। क्यों, आर्टिकल 14 इक्वालिटी की बात कर रहा है। अगर आपने किसी को अनकंट्रोल पावर दे दिया, डिस्क्रिशनरी पावर दे दिया, तो इट इज नेचुरल कि फिर इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। वो अनकंट्रोल पावर का जिस तरीके से यूज करेगा ना, जो अपने सिस्टम में इक्वालिटी बनाया है, कानून की नजर में सब बराबर, वो खत्म हो जाएगा। अब वो एक इंसान की नजर में बराबर होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उस इंसान के पास में डिस्क्रिशनरी पावर आ गया। सो आर्टिकल 14 इज द करेक्ट आंसर।
दैट इज व्हाट इज गिवन हियर। आर्टिकल 2021 में पूछा हुआ है। देखो मैंने पहले बताया था आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 19 जो मैंने थीम कराया सिर्फ वहीं से क्वेश्चन पूछ रहा है। आर्टिकल 21 से क्वेश्चन है, 14 से है, 19 से है, बार बार बोल रहा हूं यहीं से पूछती आई है, यहीं से पूछेगी। और ये जो मैं बता रहा हूं अपने पिछले काफी साल के एक्सपीरियंस के थ्रू बता रहा हूं। सो प्लीज यूटिलाइज दिस अगर आप फ्रेशर है तो। और आपको पॉलिटी के साथ में बाकी सब्जेक्ट्स में भी प्रॉब्लम हो रहा है तो डेफिनेटली एंड आई वुड सजेस्ट यू कि इट इज मस्ट फॉर यू कि आप मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करो। बहुत ही नॉमिनल फीस है बट वहां पे जो गाइडेंस मिल रहा है दैट इज एब्सोल्युटली एट डिफरेंट लेवल। एनीवेज गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो एक 2020 का क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन को करते हैं। इसके बाद से जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, मतलब ऑब्वियसली बात है टेलीग्राम चैनल पे आप उसको सॉल्व कर लोगे। सो जस्ट डू दिस क्वेश्चन 2020 का। Which one of the following categories of fundamental right incorporate protection against untouchability as a form of discrimination? Untouchability डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव वाले पार्ट में आता है। किस आर्टिकल के अंदर में, किसके अंदर है? क्या एक्सप्लॉइटेशन के अंदर है? बहुत बार लोगों को लगता है एक्सप्लॉइटेशन यानी किसी का शोषण कर रहे हैं, तो अनटचेबिलिटी शोषण के जैसा हो सकता है, एक्सप्लॉइटेशन के अंदर हो सकता है। नहीं, इट इज नॉट देयर। क्या राइट टू फ्रीडम है? नहीं, इट इज ऑल्सो नॉट देयर। क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में आर्टिकल 32 है सर। क्या है? इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी। कहां से कहां तक था? आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक था। ये सारे के सारे आर्टिकल्स थे। और आर्टिकल 17 आपका डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव की बात कौन करता है? अनुच्छेद 17 करता है। यहां से आपका ये क्वेश्चन लग जाएगा। तो आई होप यू गाइज अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। इसी बेसिस पे यहाँ पे कुछ और भी क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। नॉट जस्ट इन द कमेंट बॉक्स, एटलीस्ट ग्रुप से आप डाउनलोड करके घर पे सॉल्व कर लेना, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट। जितना आप सॉल्व करोगे दैट इज दैट मच ब्यूटीफुल और दैट मच गुड फॉर यू। सो आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर फंडामेंटल राइट। 1 घंटे के अंदर हमने एक ऐसा चैप्टर कवर किया जिसको कवर करने में 3 से 4 दिन लगता है। बट मैं फिर से बता रहा हूँ ये चैप्टर उन सारे एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल और हेल्पफुल होगा जिन्होंने एटलीस्ट एक बार अच्छे से पढ़ा हुआ है। अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू। और अगर आपने देख भी लिया डेफिनेटली आपको एक अच्छा आइडिया मिल चुका होगा। और अब आप जाकर के लक्ष्मीकांत या कोई भी बुक देखोगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत स्ट्रांग होंगे, राइट। तो अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगा, नेक्स्ट थीम होगा, दैट विल बी प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, कैसे उनको हम क्या इंपीचमेंट करते हैं, क्या क्या पावर्स है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट वेटो पावर क्या है, जहां से क्वेश्चन आते हैं। इन सबको अगली वीडियो में कवर करेंगे, कोशिश करेंगे एक शॉट में कवर अप करें। सो आई थिंक दिस इज फॉर टुडेज क्लास. I hope you guys understood the concept. So please revise, keep on working hard. Do not pile up the content and follow this series with consistency. This is what I just want to say. Chalo. See you in another video. Tab tak, thank you so much. Take care. Thank you.